हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सबने कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की तैयारी बहुत अच्छे से कर ली होगी क्योंकि हम मेरे को पता है कल आपको इसका एग्जाम देने जाना है। हमने बेटा बहुत डिटेल में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़ा है, कोई भी चैप्टर हमने नहीं छोड़ा था। हर एक बात जो हमारे मॉड्यूल के अंदर है हमने डिस्कस की है। मैंने आपको ये भी बताया था कि सीएस इंस्टीट्यूट ने सीए फाइनल तक का, सीए फाउंडेशन से लेके सीए फाइनल तक का सारा कोर्स आपके एग्जाम में रखा है, लेकिन फिर भी जितना हो सका हमने उसको कंप्लीट किया है। अकॉर्डिंग टू एमसीक्यू क्वेश्चंस हमने ढेर सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस भी किए हैं। आई होप सब लोगों ने अच्छे से तैयार कर लिया होगा। लेकिन एक बात होती है हमेशा कि सर लास्ट मोमेंट पर क्या पढ़ें, उसको लेकर के बच्चों में आपके लिए वीडियो प्रिपेयर कर रहा हूं ताकि आपके पास ये रहे कि लास्ट मोमेंट पर क्या पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले तो बच्चों में आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस कर देता हूं, फिर इस कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का एक शॉर्ट रिवीजन जिससे आप ये वीडियो देख करके कम से कम एग्जाम में कुछ भूली हुई बातों को याद कर पाओ और याद करके अपने एग्जाम के अंदर अच्छे से उनको यूज कर पाओ, वो भी हम डिस्कशन करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम लेते हैं इसके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो बच्चों ये रहा हमारा सिलेबस जिसके अंदर हमको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर मैं डिस्कस करूं तो चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इतने पढ़ने के बाद ही आप एग्जाम में इतना स्कोर आराम से कर सकते हो कि आप पास हो जाओ। लेकिन अगर हम कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक की बात करें जो हमको पढ़ के जाना चाहिए तो एक है चैप्टर नंबर 7 और एक है चैप्टर नंबर 8। इतने टॉपिक्स अगर आपने कर लिए तो आप मान के चलना कि 80% मार्क्स आप आराम से स्कोर कर सकते हो। इसके बाद के चैप्टर की अगर मैं डिस्कशन करना चाहूं आपसे बच्चों, तो इसके बाद जो आपको चैप्टर डिस्कस करूं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर जो मेरे पर्टिकुलर टॉपिक हैं अदर देन निखिल सर, उनकी बात करूं जो मैंने आपको पढ़ाए थे उन टॉपिक्स की बात करूं तो वैल्यूएशंस वाले टॉपिक भी इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपने वैल्यूएशंस वाले टॉपिक भी कर लिए तो मैं मान के चलता हूं कि पेपर के अंदर आप 95% पार्ट जो पर्टिकुलर इन चैप्टर में से आएगा वो आप आराम से पढ़ सकते हो। तो बच्चों और इन सारे चैप्टर में भी अगर मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर मानता हूं जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है तो वो है बेटा चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 7। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जो एग्जाम में सबसे ज्यादा मार्क कवर करते हैं। इसलिए बेटा चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 7 को ज्यादा अच्छे से डिस्कस करके जाएं, ज्यादा अच्छे से पढ़ के जाएं ताकि आप हाईएस्ट मार्क स्कोर कर सकें पर्टिकुलर कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर। चलें अब टाइम वेस्ट किए बिना, टाइम को खराब किए बिना हम एक काम और करते हैं, फटाफट जल्दी से जल्दी शॉर्ट रिवीजन्स ले लेते हैं इन सारे चैप्टर्स का जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारी रिपोर्टिंग, कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग का रिवीजन। तो सबसे पहले आता है बेटा आपका चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 क्या है? इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर आपको अकाउंट की डेफिनेशंस पढ़ना है, अकाउंट की डेफिनेशन किसने दी है वो सारी बातें आपको उसके अंदर डिस्कस करना है। लेकिन मैं यहाँ पर लाया हूँ कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको एग्जाम में पूछी जाती हैं। सबसे पहले आता है कि अकाउंटिंग के लिए कितने सिस्टम बने हुए हैं। तो अकाउंटिंग करने के 2 सिस्टम है, एक है सिंगल एंट्री सिस्टम, दूसरा है डबल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम का मतलब क्या होता है बच्चों, मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है। सिंगल एंट्री सिस्टम मतलब इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, आपके रिकॉर्ड कंप्लीट नहीं है, आपने प्रॉपर्ली अकाउंटिंग मेंटेन नहीं करी है, दैट अकाउंटिंग इज सिंगल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम क्या है तो वो भी मैंने आपको डिस्कस करा था। डबल एंट्री सिस्टम मतलब प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करना डबल एंट्री बेसिस पर, मतलब हर एक ट्रांजैक्शन के डबल इफेक्ट दिए हैं आपने, एक इफेक्ट डेबिट है तो दूसरा इफेक्ट क्रेडिट दिया है, दैट इज डबल एंट्री सिस्टम। पर्टिकुलर इन दोनों टॉपिक में जो पूछा जाएगा पर्टिकुलर बेटा, तो यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट ये पूछे जाते हैं जो है आपका टाइप्स ऑफ अकाउंट को लेकर के कि पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट्स क्या होते हैं। आपको कुछ अकाउंट दिए होंगे एमसीक्यू में, उससे पूछेंगे कि बताओ इस अकाउंट का नेचर क्या है। तो आपको नेचर ऑफ अकाउंटिंग को पर्टिकुलर इस टॉपिक के अंदर बहुत अच्छे से करके जाना है। पर्सनल अकाउंट्स क्या होते हैं बच्चों, मैंने आपसे ऑलरेडी डिस्कस करा था। पर्सनल अकाउंट का मतलब क्या होता है, पर्सन से रिलेटेड अकाउंट।
वो नेचुरल पर्सन भी हो सकता है, इसके अलावा आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकता है और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन भी हो सकता है। रियल अकाउंट क्या होते हैं, तो मैंने बोला था थिंग्स के अकाउंट, वस्तुओं के अकाउंट को हम क्या बोलते हैं जनरल रियल अकाउंट, और किसी पर्सन्स के अकाउंट को हम क्या बोलते हैं, जैसे हमारा तुम्हारा अकाउंट क्या हो गया, पर्सनल अकाउंट हो गया। वहीं पर इनकम और एक्सपेंसेस के अकाउंट क्या होते हैं, नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं। जो चीज इनकम और एक्सपेंडिचर्स में जाती है देयर आर नॉमिनल अकाउंट्स। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछते हैं। दूसरी बात करें तो बेटा सेकंड पार्ट, इसके अंदर जो प्रैक्टिकल जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है वो है आपका क्या, अकाउंटिंग इक्वेशंस। अकाउंटिंग इक्वेशंस क्या होता है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, असेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, दैट इज योर अकाउंटिंग इक्वेशंस। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इसकी भी प्रिपरेशन करके आपको जाना है अच्छे से। इसके बाद बेटा बुक्स ऑफ अकाउंट के बारे में बताएं तो बुक्स ऑफ अकाउंट में सबसे पहले आता है जनरल। जनरल के अंदर क्या पास की जाती है, जनरल एंट्री। जनरल एंट्री के अलावा जनरल के अंदर जो अकाउंटिंग होती है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होती है, हमने पढ़ा था। प्राइमरी बुक्स है एक जनरल, एक और प्राइमरी बुक्स है हमारी, दूसरी कौन सी बुक्स होती है जो प्राइमरी बुक्स के अंदर आती है, वो है बेटा लेजर। हर एक बिजनेसमैन को जनरल और लेजर तो रखते ही रखते हैं। हाँ, वो चाहें तो जनरल को पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं सब्सिडीज बुक्स। सब्सिडीज बुक्स के अंदर क्या होता है, तो अलग अलग बुक्स होती हैं। जैसे मैंने आपसे बात किया था, सबसे पहले कैश और बैंक ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए कैश बुक रखी जा सकती है। क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स को रिकॉर्ड करने के लिए परचेस डे बुक रखी जा सकती है। क्रेडिट सेल्स डे बुक्स को रिकॉर्ड करने के लिए बेटा सेल्स डे बुक्स रिकॉर्ड कर सकते हैं। परचेस रिटर्न को रिकॉर्ड करने के लिए हम रख लेते हैं परचेस रिटर्न बुक। सेल्स रिटर्न को रिकॉर्ड करने के लिए हम रख लेते हैं सेल्स रिटर्न बुक। बीआर और बीपी के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए बिल रिसीवेबल बुक्स और बिल्स पेबल बुक्स को मेंटेन किया जा सकता है। जनरल को पार्ट्स में भी डिवाइड किया जा सकता है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। लेजर के अंदर हम जनरल से सारी की सारी अकाउंटिंग करते हैं, जिसको हम लेजर पोस्टिंग कहते हैं। लेजर पोस्टिंग के बैलेंसेस निकालकर एक समरी बनाई जाती है, एक स्टेटमेंट बनाया जाता है। उस स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस जो है वो हमारे अकाउंट की थर्ड स्टेज होती है। पहली स्टेप हमारी याद करो, मैंने आपको बताया था जनरल, दूसरी स्टेप होती है लेजर और तीसरी स्टेप हमारी होती है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस जो है वो समरी ऑफ लेजर है। ये क्यों बनाते हैं, तो इसके पीछे दो रीजन थे बनाने के। पहली बात जो मैंने आपको बताई थी वो ये कि भैया इससे हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, अर्थमेटिक एरर को फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरी बात बेटा मैंने आपको बताया था यहां पर कि इसकी हेल्प से हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे, बैलेंस शीट और P&L बनाएंगे, इसलिए ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। ट्रायल बैलेंस कोई अकाउंट नहीं है, ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है, और इस स्टेटमेंट के बेसिस, इस स्टेटमेंट को बनाने का रीजन केवल ये दो ऑब्जेक्ट होते हैं जो मैंने आपसे डिस्कस किए। बस इतना ही हमको इस फर्स्ट टॉपिक के अंदर डिस्कस करना है, इससे ज्यादा इसके अंदर पढ़ने की जरूरत नहीं है। देयर आर फर्स्ट टॉपिक। इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ही आएंगे, कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नहीं आएंगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस अगर आ सकता है तो वो है हमारे अकाउंटिंग इक्वेशंस का, जो मैंने आपको करवा रखे हैं। वो आपको यहां पर क्या दे देंगे कि भैया असेट की वैल्यू 100 लाख है, ऑनर की लायबिलिटी 20 लाख है, तो बताओ लायबिलिटी की वैल्यू क्या होगी, वो आपको निकालना रहेगी। आपको पता है, माइनस करके आराम से आप कैलकुलेशंस कर सकते हो। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, या फिर कोई स्टेटमेंट या फिर ट्रांजैक्शन दे देंगे। ट्रांजैक्शन के बाद वो पूछेंगे बताओ टोटल असेट्स की वैल्यू क्या होगी, टोटल लायबिलिटी की वैल्यू क्या होगी, टोटल कैपिटल की वैल्यू क्या होगी। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जा सकते हैं, दैट इज प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। बाकी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे पूरे के पूरे, इसलिए इसकी थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ना है। ये है बेटा हमारा चैप्टर नंबर 1। इसके बाद हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 की। तो चैप्टर नंबर 2 आपकी बैलेंस शीट और P&L के फॉर्मेट्स से रिलेटेड है। चैप्टर नंबर 2 के अंदर जो आपको डिस्कस करना है वो है आपका शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, जो क्या बताता है, जो बैलेंस शीट और P&L के फॉर्मेट बताता है। इसके अंदर सबसे पहले बताया है बैलेंस शीट का फॉर्मेट। बैलेंस शीट का फॉर्मेट कहां दिया है, शेड्यूल 3 के पार्ट 1 में। इसके अंदर सबसे पहले आपको जो याद रखना है वो ये कि बैलेंस शीट्स आर डिवाइडेड इन हेड एंड सब हेड्स। हेड्स क्या होते हैं, हेड्स बेटा जैसे यहां पर सबसे पहले दिया है शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड इज हेड। इसके सब हेड क्या है, इसके सब हेड 3 है यहाँ पर, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, दैट इज सब हेड। उसके बाद बात करें तो बेटा शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट इज अ हेड, नॉन करेंट लायबिलिटी इज अ हेड, और नॉन करेंट लायबिलिटी के फिर 4 सब हेड हैं। कौन कौन से, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, DTL, अदर
DTL मतलब बेटा डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज, और अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज लॉन्ग टर्म प्रोविजन। उसके बाद फिर हम बात करें तो करंट लाइबिलिटीज अहेड, उसके फिर से 4 सब हेड हैं, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल, अदर करंट लाइबिलिटी और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। ये कुल मिला के हमारे क्या हो गए बच्चों, हेड, लाइबिलिटी साइड के हेड और सब हेड। उसके बाद हम बात करें असेट साइड में, तो असेट साइड में भी बच्चों नॉन करेंट असेट्स, नॉन करेंट असेट्स के अगर सब हेड बात करें तो फिक्स असेट आजकल हट गया है, फिक्स असेट का नाम हो गया आपका पीपी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल असेट्स। इसके नीचे आते हैं बेटा आपकी टेंजिबल असेट, जिसमें आ जाता है आपका पीपी, इंटेंजिबल असेट्स, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल असेट अंडर डेवलपमेंट। उसके बाद नॉन करेंट असेट्स आता है, उसके बाद डेफर्ड टैक्स असेट्स आती है, उसके बाद लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और अदर नॉन करेंट असेट्स। ये सब हमारी नॉन करेंट असेट्स के सब हेड हैं। और फिक्स असेट्स की बात करें तो फिक्स असेट के अंदर ये जो 4 चीजें यहां दिख रही हैं, देयर आर सब हेड, ये हमने डिस्कस किए थे। उसके बाद आती है बेटा करेंट असेट्स, करेंट असेट्स इज आल्सो डिवाइडेड इन सब हेड्स। कौन कौन सी, तो सब हेड आते हैं करंट असेट्स के आपके करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एडवांसेस और अदर करंट असेट्स। इन सबको आपको याद रखना है, ये सब हेड है। अब क्वेश्चंस एग्जाम में इससे रिलेटेड कैसे आएंगे, सीधा सीधा क्वेश्चंस पूछेगा आपसे कि बताओ डिवेंचर्स को कौन से हेड में दिखाया जाएगा, या आपसे पूछ लेंगे डेटर्स कौन से हेड में आएंगे। आपको इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जैसे ही उन्होंने पूछा भैया डिवेंचर कहां आएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा डिवेंचर्स जो है वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग में डिस्क्लोज किया जाता है, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग में आएगा। डेटर कहां पर आएगा, डेटर हमारा असेट्स है, तो वो कहां आएगा आपको पता है, ट्रेड रिसीवेबल में आएगा। ट्रेड रिसीवेबल मतलब करंट असेट्स में आएगा, दैट इज ट्रेड रिसीवेबल वाले हेड सब हेड में आएगा। तो इस तरीके से आपको हेड सब हेड याद रखना है। दूसरी बात, इस चैप्टर के अंदर एक और चीज आपको मैंने पढ़ाई थी, करंट और नॉन करंट असेट की डेफिनेशन। तो आपको करंट और नॉन करंट असेट की डेफिनेशन बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, क्योंकि करंट नॉन करंट असेट की डेफिनेशन, साथ ही साथ करंट और नॉन करंट लायबिलिटी की डेफिनेशन भी बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं कि व्हाट इज करंट असेट्स और व्हाट इज नॉन करंट असेट, व्हाट इज करंट लायबिलिटी, व्हाट इज नॉन करंट लायबिलिटी। यहीं पर बच्चों याद होगा आप सबको, तो मैंने एक ऑपरेटिंग साइकिल की डेफिनेशन भी पढ़ाई थी। ऑपरेटिंग साइकिल क्या होती है बच्चों, बहुत अच्छे से हमने डिस्कस किया था ऑपरेटिंग साइकिल को। ऑपरेटिंग साइकिल क्या होती है, कैश को कैश में कन्वर्ट होने में जो टाइम लगता है वो हमारी क्या कहलाती है, ऑपरेटिंग साइकिल कहलाती है। कि भैया अब सबसे पहले आपके पास कैश है, कैश से आपने रॉ मटेरियल खरीदा, रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड जो रहेगा उसमें आप जोड़ देते हो बेटा WIP, क्योंकि फिर वो WIP बन जाएगा, WIP बन जाएगा फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स बन जाएगा बेटा डेटर, और डेटर आपको वापस से क्या दे देगा, कैश दे देगा। दैट इज योर ऑपरेटिंग साइकिल। ये आपकी ऑपरेटिंग साइकिल कहलाती है। ऑपरेटिंग साइकिल कैसे निकालते हैं, तो मैंने बोला था आप यहां जोड़ेंगे रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड प्लस WIP स्टोरेज पीरियड प्लस फिनिश गुड्स स्टोरेज पीरियड पर डेटर कलेक्शन पीरियड। लेकिन इसमें से कुछ माइनस नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि हम FM के अंदर नहीं है, हम अकाउंट के अंदर है। बस प्लस प्लस करके हम क्या निकाल लेंगे, हमारा ऑपरेटिंग साइकिल। हर एक बंदा ऑपरेटिंग साइकिल क्यों निकालता है, तो ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर जो भी असेट्स हैं अगर वो रियलाइज्ड हो रही हैं, सोल्ड हो रही हैं, कंज्यूम हो रही हैं, सेम लायबिलिटी अगर ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर पेबल हो रही है, सेटल्ड हो रही है, तो वो सारी की सारी लायबिलिटीज हमारी करंट लायबिलिटी और करंट असेट्स कहलाएंगी। इसलिए बेटा ये ऑपरेटिंग साइकिल निकालना जरूरी होता है। मैंने ये भी बताया था कि कोई बिजनेसमैन अगर ऑपरेटिंग साइकिल नहीं निकाल पा रहा है तो उसका ऑपरेटिंग साइकिल 12 मंथ मान लिया जाएगा। अगर उसके 5 बिजनेस हैं और निकाल पा रहे हो तो हर एक बिजनेस के लिए अलग अलग ऑपरेटिंग साइकिल कंसीडर करना पड़ेगा। इस तरह से हमने ऑपरेटिंग साइकिल के बारे में भी डिटेल में चर्चा की थी, जो आपको यहां पढ़ना है। उसके बाद बेटा सेम यहां पर P&L का फॉर्मेट दिया हुआ है जो पार्ट 2 के अंदर है। P&L में हम यहां बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहले आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसके अंदर हम दिखाते हैं हमारी सेल्स। सेल्स के अलावा जो भी अदर इनकम होती है वो यहां लिख देते हैं, जोड़ देते हैं दोनों को। तो दोनों को जोड़ने के बाद जो आ जाता है बेटा टोटल रेवेन्यू आ जाता है। टोटल रेवेन्यू में से हम कुछ एक्सपेंसेस जो यहां बताए गए हैं स्पेशल हेड के अंदर, वो एक्सपेंसेस माइनस कर देते हैं, जैसे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेस ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड,
चेंज इन इन्वेंट्री, चेंज इन इन्वेंट्री मतलब बेटा क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। उसके बाद बेटा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय से रिलेटेड सारे खर्चे। फाइनेंस कॉस्ट मतलब इंटरेस्ट कॉस्ट वगैरह। डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन जो आपने अपनी टेंजिबल और इंटेंजिबल असेट्स पे लगाया है, और अदर एक्सपेंसेस इन हेड के अलावा जो बच गए वो सब अदर एक्सपेंसेस में डाल देते हैं। टोटल लगा देते हैं, हमारे टोटल एक्सपेंसेस आ जाते हैं, टोटल एक्सपेंसेस में माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाता है प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। अब बच्चों यहां पर एक्सेप्शनल आइटम को डिफाइन किया गया था। एक्सेप्शनल आइटम मतलब नॉन रिकरिंग आइटम जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड तो हैं लेकिन कभी कभार होते हैं, लाइक जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। इस तरह से बेटा जो हमारे एक्सेप्शनल आइटम है वो यहां आ जाएंगे, जबकि एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स क्या होते हैं जिनका हमारे बिजनेस से कोई रिलेशन नहीं होता, लाइक जैसे आप नॉर्मल लॉसेस वगैरह। तो यहां पर हमारा शेड्यूल 3 ये बोल रहा है कि इनको सेपरेटली डिस्क्लोज करना है, तो इसके पहले जो प्रॉफिट आया वो निकाल दो, फिर इसमें अगर आपके पास कोई एक्सेप्शनल आइटम है तो प्लस और माइनस कर दो, तो आपके पास प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम और बिफोर टैक्स आ जाएगा। फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम भी माइनस कर दो तो आपके पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा। फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स एक्सपेंसेस माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। कंटिन्यूइंग ऑपरेशन का प्रॉफिट निकालने के बाद अगर आपका कोई बिजनेस ऐसा है जिसको आप फ्यूचर में डिसकंटिन्यू करने वाले हो, तो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था नाहटा एकेडमी, मान लो मेस बंद करने वाली है, तो मेस के जितने भी प्रॉफिट और लॉस होंगे उनको सेपरेटली दिखाना पड़ेगा और सेपरेटली कैलकुलेट किए जाएंगे, वो हमारे कहलाएंगे प्रॉफिट और लॉस और डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। उसमें से प्लस और माइनस कर देंगे इस डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन का टैक्स जो भी होगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन का प्रॉफिट और लॉस भी आ जाएगा। फिर डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन का प्रॉफिट और लॉस और कंटिन्यूइंग ऑपरेशन का प्रॉफिट और लॉस आपस में जोड़ देते हैं, तो हमारे पास आ जाता है प्रॉफिट और लॉस फॉर द टोटल पीरियड। फिर इस टोटल पीरियड का हम निकाल लेते हैं हमारा बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस, जो कि मैंने आपको AS20 के अंदर कैलकुलेट करना सिखाया था। बस बेटा इस तरीके से हम हमारा P&L प्रिपेयर करेंगे। अब यहां पर भी क्वेश्चंस कैसे आएंगे, यहां भी बेटा हेड और सब हेड के क्वेश्चंस आएंगे, लाइक वो पूछ लेंगे एम्प्लॉय के एक्सपेंसेस को कहां डिस्क्लोज करोगे P&L में, तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में दिखाएंगे। वो पूछ लेंगे बेटा परचेस ऑफ रॉ मटेरियल कहां दिखाओगे, तो परचेस ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम के अंदर दिखाएंगे। इस तरह के क्वेश्चंस पर्टिकुलर चैप्टर्स में पूछे जाएंगे, तो आपसे ये बनना चाहिए। ये था बेटा हमारा चैप्टर नंबर 2 जो कि शेड्यूल 3 से रिलेटेड था। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है बेटा वो है हमारा चैप्टर नंबर 3। सर चैप्टर नंबर 3 में क्या पढ़ना है, चैप्टर नंबर 3 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको लिखवाया भी था जब मैंने एग्जाम वेट वाला वीडियो जो हमारा ऑलरेडी पड़ा हुआ है ग्रुप पर, आप वहां से देख सकते हैं, उसके अंदर मैंने आपको बताया था चैप्टर नंबर 3 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर में क्या है, सबसे पहले इस चैप्टर में आता है बेटा इशू ऑफ शेयर्स। इशू ऑफ शेयर्स, फिर उसके बाद बेटा हमारा इशू ऑफ शेयर्स के अलावा और भी कई चैप्टर हैं इसके अंदर, लाइक बायबैक, बायबैक के अलावा इशू, बोनस इशू, राइट इशू, स्वेट इक्विटी शेयर्स वगैरह वगैरह, ढेर सारी बात है लेसन नंबर 3 के अंदर है। तो चलो इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इशू ऑफ शेयर्स की। इशू ऑफ शेयर्स में सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा आपको इशू ऑफ शेयर्स में शेयर्स क्या होते हैं उनके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन है, फेस वैल्यू ये क्या होती है, प्रीमियम क्या होती है, ये सब बताया। मैं उनमें से आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती है। जैसे उसमें एक मिलती है आपको रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल क्या होती है बेटा, वो कैपिटल एज पर सेक्शन 65 वो कैपिटल जिसको कंपनी वाइंडिंग अप पर ही बुला सकती, वाइंडिंग अप से पहले नहीं बुला सकती, वो कैपिटल कौन सी कैपिटल कहलाती है बेटा, रिजर्व कैपिटल कहलाती है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में क्या पूछ सकते हैं, वो पूछते हैं जनरली कि रिजर्व कैपिटल इज अ कैपिटल रिजर्व, तो हमेशा आंसर नो होगा क्योंकि रिजर्व जो होते हैं वो प्रॉफिट होते हैं, बट यहां पर रिजर्व कैपिटल है जो वाइंडिंग अप के समय बुलाई जाएगी। किससे, फटाफट बोलो, शेयर होल्डर से। रिजर्व कैपिटल को डिस्क्लोज कहां किया जाता है, तो रिजर्व कैपिटल को कहीं डिस्क्लोज नहीं किया जाता। हाँ, इसको केवल तभी रखा जा सकता है जब कंपनी ने अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में इसके प्रोविजंस डाल रखे हो। इसके बाद आती है बेटा यहाँ पर जब शेयर इशू करते हैं तो एप्लीकेशन मनी से रिलेटेड पॉइंट पूछते हैं कि एप्लीकेशन मनी का मिनिमम अमाउंट कितना बुलाया जा सकता है। तो बच्चों हमेशा याद रखें एज पर कंपनीज एक्ट अगर हम बात करें तो कंपनीज एक्ट बोलता है 5% ऑफ फेस वैल्यू के 5% के बराबर कम से कम बुलाना पड़ेगा। और वहीं बेटा अगर हम सेबी की बात करें तो सेबी रेगुलेशन बोलते हैं कि 25% ऑफ इशू प्राइस। इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर इशू प्राइस है जबकि यहाँ पर नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू है।
ये बात भी ध्यान रखना है। इसके बाद आता है बेटा शेयर इशू करने की बात, कि शेयर इशू दो तरीके से किए जा सकते हैं, कैश कंसीडरेशन और अदर देन कैश कंसीडरेशन। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बेटा अदर देन कैश कंसीडरेशन की। अदर देन कैश कंसीडरेशन के बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पर एक पहली चीज जो आपसे जनरली पूछते हैं वो ये कि बताओ कितने नंबर ऑफ शेयर इशू किए जाएंगे, नंबर ऑफ शेयर इशूड। जैसे वो बोलेंगे भैया एक असेट खरीदी, असेट खरीदने के बदले में शेयर इशू किए हैं, तो बताओ हाउ मच नंबर ऑफ शेयर इशूड। तो मैंने आपसे बोला था वैल्यू ऑफ असेट ले लो या पेबल वैल्यू ज्यादा बेटर रहेगा, जितना देना है पेबल वैल्यू ले लेना, और पेबल वैल्यू जो हमको पेमेंट करना है उसको डिवाइड कर देंगे, वेंडर को देना है या हमने बिजनेस खरीदा उसको देना है, प्रोमोटर्स को देना है, जिसको भी जितना अमाउंट देना है वो पेबल वैल्यू ले लो, उसको डिवाइड कर देंगे इशू प्राइस ऑफ शेयर से। एट पार इशू कर रहे हैं तो पार वैल्यू, एट प्रीमियम इशू कर रहे हैं तो प्रीमियम वैल्यू, तो हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे नंबर ऑफ शेयर इशूड आ जाएंगे। पहली चीज जो यहाँ पूछी जाती है। दूसरी चीज जो यहाँ पूछी जाती है बेटा वो है गुडविल और कैपिटल रिजर्व के बारे में, कि भैया बिजनेस खरीदा है उसका गुडविल आएगा कि कैपिटल रिजर्व आएगा। तो आप सबको पता है, मैंने आपको बता रखा था कि भैया जितनी वैल्यू का बिजनेस है, वैल्यू ऑफ बिजनेस है, जितनी भी वैल्यू का बिजनेस होगा, तो भैया जितना भी वैल्यू ऑफ बिजनेस होगा इस वैल्यू ऑफ बिजनेस को इसके परचेज कंसीडरेशन से कंपेयर कर लेना। अगर आपकी वैल्यू ऑफ बिजनेस को क्या बोलते हैं बेटा, नेट असेट। जो बिजनेस हमने खरीदा है उसको हम बोलते हैं नेट असेट। नेट असेट कैसे निकालेंगे, असेट माइनस लायबिलिटी करके। तो नेट असेट जो है अगर उससे ज्यादा हमने पेमेंट किया है, पीसी मतलब जो हमने पेमेंट किया है बिजनेस के लिए, ज्यादा पेमेंट किया है तो गुडविल आएगी, कम पेमेंट किया है तो कैपिटल रिजर्व आएगा। ये हमने डिस्कशन किया था। तीसरी बात जो यहां पर इंपॉर्टेंट बात थी, प्रोमोटर्स को शेयर इशू करना। मैंने आपसे पहले बोला था प्रोमोटर्स को दो तरीके से शेयर इशू किए जा सकते हैं, एक तो रिएंबर्समेंट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस या इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस। यदि उनके रिएंबर्समेंट के लिए कर रहे हो तो जनरल एंट्री होगी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। लेकिन अगर प्रोमोटर्स को शेयर इशू किए जा रहे हैं उनकी सर्विसेज के लिए तो फिर यहां एंट्री होगी गुडविल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये वाली बात हमने डिस्कस की थी। तो ये थे बेटा हमारे शेयर इशूड अदर देन कैश कंसीडरेशन। इसकी बात करें बेटा कैश कंसीडरेशन में शेयर इशू होंगे तो क्या होगा। तो कैश कंसीडरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट जो एक क्वेश्चन बनता है एक तो ये कि भैया जो शेयर इशू प्रीमियम पे किए जाएंगे उस प्रीमियम का यूज क्या है। तो हमको पढ़ा था सेक्शन 52 के अंदर कि भैया प्रीमियम का यूज क्या क्या होगा। पहली बात मैंने आपको बताई थी भैया कंपनी इससे क्या कर सकती है, बोनस इशू कर सकती है। दूसरी बात बताई थी प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ कर सकती है। तीसरी बात मैंने बताई थी बेटा कंपनी इससे इशू एक्सपेंसेस को यूज कर सकती है, जैसे कमीशन, अंडरराइटिंग वगैरह या डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स वगैरह को सेट अप कर सकती है। चौथी बात हमने पढ़ी थी रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के प्रीमियम को सेट अप करने में यूज कर सकती है। और लास्ट बात हमने पढ़ा था बायबैक ऑफ शेयर में यूज कर सकती है। तो 5 जगह प्रीमियम का यूज किया जा सकता है, इस 5 के अलावा कहीं नहीं यूज किया जा सकता है, इसलिए प्रीमियम एक रिस्ट्रिक्टेड रिजर्व है। ये वाली बात हमने डिस्कस की थी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता था बेटा शेयर इशूड एट डिस्काउंट। क्या कोई कंपनी अपने शेयर डिस्काउंट पे इशू कर सकती है? तो आंसर इज नो, कोई भी कंपनी अपने शेयर डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकती। लेकिन हाँ, वो केवल स्वेट इक्विटी शेयर्स ही ऐसे हैं जिनको डिस्काउंट पर इशू कर सकती है कुछ कंडीशन के साथ, वो भी हमने डिस्कस की थी। इसके बाद यहाँ पर आता है बेटा कॉल एंड एरियर, कॉल एंड एडवांस से रिलेटेड पॉइंट कि भैया कॉल एंड एरियर क्या होता है, कॉल एंड एडवांस क्या होता है। कॉल एंड एरियर मतलब सामने वाला पेमेंट नहीं कर रहा है, कॉल एंड एडवांस मतलब पहले से पेमेंट दे गया। तो जो कॉल एंड एरियर होगा उसके लिए बोलते हैं टेबल एफ के अकॉर्डिंगली मैक्सिमम हम उससे चार्ज कर सकते हैं इंटरेस्ट 10% पर एनम, लेकिन कॉल एंड एडवांस पर हमको देना पड़ेगा। तो कंपनी कितना पे करेगी एज पर टेबल एफ के हिसाब से 12% पे कर सकती है। इस रेट से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे थ्योरेटिकल पूछ सकते हैं, तो आपको याद रखना है। अब बात करते हैं बेटा इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की, कि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस किस तरह के आएंगे और उसके अंदर हमको क्या कैलकुलेशंस करना पड़ेगा। तो बच्चों सबसे पहला प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो इसके अंदर पूछा जा सकता है वो ये, अमाउंट ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। तो बोलेंगे भैया शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट जाएगा। हमेशा याद रखो अमाउंट ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल में कॉल एंड एरियर, कॉल एंड एडवांस कोई काम के नहीं होते। टोटल ड्यू, जितना ड्यू हुआ है, टोटल ड्यू जितना अमाउंट ड्यू हो गया है, लाइक कॉल का अमाउंट ड्यू हो गया है, अलॉटमेंट का ड्यू हो गया है, एप्लीकेशन का ड्यू हो गया, जो ड्यू हो गया है, ड्यू हो गया मतलब हमने कॉल कर लिया है, भले उसने पेमेंट किया हो नहीं किया हो, वो अमाउंट मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड से।
जितने शेयर्स हमने अलॉट किए उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा टोटल ड्यू आ जाएगा कि शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट ट्रांसफर हुआ होगा। पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर पूछा जाएगा, ध्यान रखना यहाँ कॉल एंड रियर कॉल एंड एडवांस से कोई मतलब नहीं होता। दूसरी बात वो पूछते हैं टोटल बैंक बैलेंस बताओ। टोटल बैंक बैलेंस कैसे निकालेंगे? तो भैया मैंने आपको बोला था सबसे पहला काम क्या करोगे, आप यहां पर नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई कर देना बच्चों इसमें इशू प्राइस का, मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें इशू प्राइस का, माइनस कर देना है बच्चों आपको इसमें से कॉल इन अरियर, जो कॉल इन अरियर था जितना पैसा आपको नहीं मिला था वो माइनस कर देना। उसके बाद आपको इसमें प्लस कर देना है नंबर ऑफ शेयर रीइशूड, अगर आपने कोई शेयर रीइशू किए हैं, रीइशूड, और मल्टीप्लाई कर दो इसमें री इशू प्राइस का। बस बेटा इसका टोटल लगा लेना, तो जो भी आएगा वो आपका टोटल बैंक बैलेंस कहलाएगा। इशू प्राइस तब लेना है जब सारा पैसा कॉल कर लिया गया है, अगर कुछ कम कॉल किया गया है तो जितना टोटल ड्यू है बस वो से मल्टीप्लाई कर देना। जैसे फॉर एग्जांपल 10 रुपए वाला शेयर था लेकिन अभी 8 रुपए ही कॉल हुआ है तो मल्टीप्लाई बाय 8 कर देना, अगर पूरा हो गया है तो 10 रुपए से मल्टीप्लाई कर देना। लेकिन इशू प्राइस लेना, अगर प्रीमियम पर इशू है तो प्रीमियम वैल्यू लेना, पार वैल्यू पर इशू है तो पार वैल्यू लेना। बस इस तरीके से बेटा बैंक बैलेंस फाइंड आउट किया जा सकता है। तो ये हमारा बैंक बैलेंस का मामला हो गया। उसके बाद क्वेश्चन आता है बेटा अमाउंट ट्रांसफर टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। बोलेंगे भैया शेयर फॉर फीचर अकाउंट में कितना ट्रांसफर होगा? इट इज वेरी वेरी इजी, मैंने आपको समझा रखा है शेयर फॉर फीचर में कितना निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे शेयर फॉर फीचर में अमाउंट ट्रांसफर निकालने के लिए? तो बच्चों शेयर फॉर फीचर में क्या जाएगा, मैंने आपसे बोला था जो आपको रिसीव हो गया। तो सबसे पहले यहां पर आपको देखना पड़ेगा टोटल ड्यू कितना हुआ है, टोटल ड्यू ऑफ शेयर कैपिटल। ध्यान रखना केवल शेयर कैपिटल के लिए, इसमें प्रीमियम को कंसीडर नहीं करना है। फिर इस टोटल ड्यू ऑफ शेयर कैपिटल में से जितना रिसीव्ड वाला पार्ट है, जो हमको रिसीव्ड हो गया था, वो अमाउंट कहां ट्रांसफर हो जाएगा? शेयर फॉर फीचर में। और जो रिसीव नहीं हुआ है वो हमारा कॉल इन अरियर होगा। जो रिसीव नहीं हुआ है वो हमारा क्या आएगा? कॉल इन अरियर होगा। तो हमको इससे कोई मतलब नहीं, जनरली ये वाला अमाउंट पूछते हैं तो ये आपको निकालते आना चाहिए कि भैया टोटल ड्यू ऑफ शेयर कैपिटल में से कितना रिसीव्ड हो गया था, बस वो अमाउंट शेयर फॉर फीचर में जाएगा, काम खत्म। उसके बाद वो पूछते हैं अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व बताओ कि भैया कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर होगा। इट इज वेरी वेरी इजी, मैंने आपसे बोला था कैपिटल रिजर्व में कैसे निकालेंगे। तो आप एक शेयर पर कैलकुलेशंस करेंगे, शेयर फॉर फीचर, शेयर फॉर फीचर का अमाउंट ले लो, सिंगल शेयर का जो आपने किया था, ये मतलब ओल्ड शेयर होल्डर से कितना मिला था, प्लस कर देना इसमें रीइशू प्राइस, जितने रुपए में आप रीइशू कर रहे हैं वो भी जोड़ देना, माइनस कर देना इसमें से कॉल्ड अप वैल्यू ऑफ या फेस वैल्यू या फिर जो भी आप जितनी भी वैल्यू वाला शेयर इशू कर रहे हो वो माइनस कर देना। तो जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस कहां चला जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। ये वाली बात मैंने आपसे डिस्कस की थी क्वेश्चंस के अंदर। फॉर एग्जांपल जैसे एक शेयर होल्डर, पुराने शेयर होल्डर से आपने 6 रुपए ले लिए थे, नए शेयर होल्डर को जो शेयर इशू कर रहे हो वो आप इशू कर रहे हो 5 रुपए में मान लेते हैं, और शेयर था आपका फेस वैल्यू वाला 10 रुपए वाला, तो कितने रुपए आ गया बेटा? 1 रुपए। 1 रुपए आपका कैपिटल रिजर्व में जाएगा। अब ऐसे कितने नंबर ऑफ शेयर री इशू किए हैं उससे मल्टीप्लाई कर देना, नंबर ऑफ शेयर री इशू जितने भी किए हैं उससे मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। तो ये था बेटा हमारा अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व कैसे निकालेंगे। शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको लिखवा रखी थी। उसके बाद क्वेश्चन में आता है यहाँ पर प्रोराटा अलॉटमेंट का क्वेश्चन। प्रोराटा अलॉटमेंट में आपसे ये पूछेंगे भैया एक कोई मिस्टर ए है, इसको 5000 शेयर अलॉट हुए हैं, बताओ इसने कितने शेयर के लिए अप्लाई किया होगा, या वो अप्लाई दे देंगे अलॉटेड निकालना रहेंगे। तो उसके लिए मैंने आपसे बोला था सबसे पहले आप प्रोराटा रेशो देखोगे। सबसे पहले प्रोराटा रेशो देख लो। प्रोराटा रेशो क्या होता है बच्चों? मैंने आपको बताया था प्रोराटा रेशो इट इज 2 पार्ट। सबसे पहले 2 चीजें देखो आप में कि भैया नंबर ऑफ शेयर इशू कितने हैं जो आप इशू कर रहे हो, और नंबर ऑफ एप्लीकेशंस कितनी हैं। जो नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आई हैं और जो शेयर आप इशू कर रहे हो उनके रेशो को हम क्या बोलते हैं? प्रोराटा रेशो बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आपने 50,000 शेयर इशू किए थे और एप्लीकेशन आ गई 80,000,
तो आपका प्रो राटा रेशो हो गया। अगर आप इसी रेशो में अलॉट कर रहे हो शेयर, कोई भी एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं की है, तो आपका रेशो हो जाएगा 5:8। ये आपका प्रो राटा रेशो हो गया। अब इसमें से क्वेश्चन एक इंफॉर्मेशन दे देता है, वो बोल देगा जैसे मिस्टर ए ने 16,000 एप्लीकेशंस के लिए अप्लाई किया था, तो फाइंड आउट द कितने शेयर्स उसको अलॉट हुए होंगे। तो आपको क्या करना है, मैंने आपको सिखाया था, जो जिसके बराबर है डिवाइड कर दो। 16,000 बराबर है 8 के, मल्टीप्लाई कर दो 5 से, तो जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू हमारी क्या कहलाएगी, शेयर अलॉटेड की कहलाएगी। 8 बन जाए 8, 8 2 जा 16, 2000 आ गया, 2000 मल्टीप्लाई बाय 5, तो कितने शेयर्स अलॉट किए होंगे हमने इनको, 10,000 शेयर्स अलॉट किया। अब हो सकता है वो 10,000 दे दें और ये निकालने का बोलेंगे, 10,000 दे दिए तो 10,000 को 5 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 8 कर दोगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से बेटा हमको प्रोराटा के क्वेश्चंस को सॉल्व करना रहेगा। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया था बहुत अच्छे से, शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी एक, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो ये था बेटा हमारा इशू ऑफ शेयर से रिलेटेड बात। अब इसी चैप्टर में, चैप्टर नंबर 3 के अंदर एक और पॉइंट आता है बेटा, बायबैक ऑफ शेयर्स। बायबैक ऑफ शेयर्स की बात करें तो बायबैक ऑफ शेयर्स बेटा हमारी लिस्टेड कंपनी के लिए भी है, अनलिस्टेड कंपनी के लिए भी है। अगर हम बात करें लिस्टेड कंपनी की, तो लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड कंपनी में क्या डिफरेंस है, तो वेल खाली डिफरेंस ये है कि लिस्टेड कंपनी को सेबी की गाइडलाइन भी फॉलो करना पड़ती है, जबकि अनलिस्टेड के ऊपर सेबी की गाइडलाइन एप्लीकेबल नहीं होती। कहाँ कहाँ हमको कौन कौन से सेक्शंस इसमें पढ़ना पड़ते हैं, तो सेक्शन आता है 68, 69 एंड सेक्शन 70, और रूल 17 ऑफ कंपनीज रूल 2014 जो है वो हमको डिस्कस करना पड़ता है। तो ये दो बातें हैं। अब इस चैप्टर के अंदर किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, तो मैंने आपको बताया था एक तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाएगा, तो ये वाली बात तो आपने लॉ के अंदर पढ़ी रखी होंगी, तो इसके बारे में मैं आपको वापस से यहाँ रिवीजन करवा के टाइम खराब नहीं करूंगा। हालांकि जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था तो पूरी बातें रिवाइज करी थी, बट यहाँ पर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की बात करूं तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कौन कौन से बनते हैं। सबसे पहले बेटा अकाउंटिंग रिलेटेड क्वेश्चंस। अकाउंटिंग रिलेटेड क्वेश्चंस में दो तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। आपको पता है बायबैक दो तरीके से हो सकता है, या तो फ्रेश इशू के थ्रू, या दूसरा तरीका फ्रेश इशू के थ्रू, और दूसरा तरीका क्या था, आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स। दो तरीके से बायबैक कर सकते हैं, आउट ऑफ फ्रेश इशू, और दूसरा तरीका मैंने बताया था आउट ऑफ फ्री रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। इनके थ्रू हम बायबैक कर सकते हैं, हमने ये पढ़ा है। फ्रेश इशू किसका लाते हैं, तो फ्रेश इशू लाते हैं प्रेफरेंस शेयर्स का, क्योंकि डिफरेंट कैटेगरी का शेयर्स होना चाहिए। अब बच्चों यहां पर जब हमने पढ़ा था कि प्रेफरेंस शेयर्स का जब हम इशू लेके आएंगे तो कितने रुपए का सीआरआर बनेगा, या सीआरआर दिया है तो कितने नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर इशू करने पड़ेंगे, क्यों, क्योंकि इनके कॉम्बिनेशन से भी बायबैक हो सकता है। और मैंने बोला था कॉम्बिनेशंस वाले क्वेश्चंस आते हैं। दो तरह के क्वेश्चंस यहां बनते हैं। पहला अमाउंट ट्रांसफर टू सीआरआर। भैया अमाउंट ट्रांसफर टू सीआरआर कितना होगा, फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है। तो जब वो अमाउंट ट्रांसफर टू सीआरआर देंगे तो आपको ये बताएंगे कितनी फेस वैल्यू वाले प्रेफरेंस शेयर का इशू हो रहा है, मतलब नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर इशूड आपको गिवन होते हैं क्वेश्चन में। तो मैंने आपको पढ़ाया था अमाउंट ट्रांसफर टू सीआरआर कैसे निकालोगे। तो सबसे पहले एक काम करना, फेस वैल्यू ऑफ बायबैक इक्विटी शेयर्स ले लेना, कैपिटल ले लेना, इसमें से माइनस कर देना फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर इशूड। जो बैलेंस आएगा वो बैलेंस क्या कहलाता है बच्चों, सीआरआर। और ये अमाउंट कहां ट्रांसफर हो जाएगा, सीआरआर में ट्रांसफर हो जाएगा, काम खत्म। फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। दूसरे टाइप का क्वेश्चन जो होगा, सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन में वो बोलेंगे बताओ नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर इशूड। बायबैक करना है, बताओ कितने नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर का इशू आएगा। इस तरह का क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो कुछ नहीं करना आपको, सबसे पहले तो फेस वैल्यू ऑफ बायबैक इक्विटी शेयर्स कैपिटल ले लो। भैया कितनी इक्विटी शेयर्स का बायबैक कर रहे हो उसकी फेस वैल्यू ले लो, उसमें से माइनस कर दो जो हमारे पास फ्री रिजर्व है। फ्री रिजर्व है मतलब जैसे जनरल रिजर्व है, पी एंड एल है जो हमारे पास पड़ा है, लेकिन आफ्टर सेट ऑफ लॉस ऑफ प्रीमियम ऑन बायबैक, प्रीमियम ऑन बाय का लॉस सेट ऑफ करने के बाद जो हमारे पास रिजर्व बचे वो रिजर्व माइनस कर दो। ये रिजर्व माइनस करने के बाद जो बैलेंस बच रहा होगा, कम पड़ रहा होगा, इतनी फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का फ्रेश इशू आएगा, ये निकाल लो। फिर इसको डिवाइड कर दो फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर से, तो आपके पास आ जाएंगे नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर इशूड।
ये क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे। ये अकाउंटिंग रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए। दूसरी बात, अकाउंटिंग रिलेटेड इशू के अंदर जर्नल एंट्री पूछ सकते हैं, भैया किसको डेबिट करेंगे किसको क्रेडिट करेंगे। तो जेई हमने बहुत अच्छे से पढ़ रखी है, जर्नल एंट्री क्या होती है। पहली जर्नल एंट्री हम करेंगे क्या, मैंने बोला था सबसे पहला काम फ्रेश इशू की एंट्री करेंगे। फ्रेश इशू लाने की एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। फिर बच्चों मैंने आपसे बोला था फ्रेश इशू आ गया, इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद फ्रेश इशू आ गया। फ्रेश इशू आने के बाद दूसरा काम हम क्या करते हैं, बायबैक मनी ड्यू करेंगे। बायबैक मनी ड्यू करने की एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, मैंने आपसे बोला था फेस वैल्यू से, टू इक्विटी शेयर होल्डर, मैंने आपसे बोला था रिडम्पशन प्राइस से, जो भी आपकी रिडम्पशन प्राइस होगी उससे क्रेडिट कर देंगे। अब ये बेटा यहाँ जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस अमाउंट आपका लॉस ऑन बायबैक होता है इन जनरल। लॉस ऑन बायबैक का आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, प्रीमियम से सेटअप होता रहेगा, हमको इससे कोई लेना देना नहीं रहेगा। मैंने पढ़ाया था फेस वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब तीसरी एंट्री क्या करेंगे, तीसरा काम ये करेंगे इक्विटी शेयर होल्डर का पेमेंट कर देना है। मैंने बोला था इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, तीसरा काम पेमेंट कर दो इक्विटी शेयर होल्डर का, तो इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट हो जाएगा। चौथा काम क्या करेंगे भैया, जितने का फ्रेश इशू कम आया है उतने के बराबर का जनरल रिजर्व और P&L अकाउंट का बैलेंस कहां ट्रांसफर कर देंगे बेटा, CRR में ट्रांसफर कर देना है। और लास्ट काम जो बच गया वो है इस लॉस का सेटलमेंट। तो इस लॉस का सेटलमेंट कहां से कर सकते हैं, मैंने बोला था सिक्योरिटी प्रीमियम यूज कर सकते हो, जनरल रिजर्व यूज कर सकते हो, P&L यूज कर सकते हो। इसको यूज करके लॉस ऑन बायबैक को सेट ऑफ कर दो, काम खत्म हो जाएगा। ये 5 जर्नल एंट्री होती हैं बायबैक की, ये एंट्रियां मैंने आपको बताई थी, काम खत्म बच्चों। ये थे अकाउंटिंग रिलेटेड क्वेश्चंस। अब बात करें बेटा एक और टाइप का क्वेश्चन जिसमें आपको निकाल रहता है कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक, कि कोई कंपनी मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ शेयर्स का बायबैक करेगी। तो यहां मैंने आपको बताया था कि 3 लिमिट निकालेंगे, 3 लिमिट पढ़ाई थी, फर्स्ट लिमिट, सेकंड लिमिट, थर्ड लिमिट। फिर इन तीनों लिमिट में हम नंबर ऑफ शेयर निकालेंगे और विच एवर इज लोअर, इन तीनों में जो विच एवर इज लोअर अमाउंट होगा उतने शेयर का बायबैक करेंगे। चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। तो बच्चों एग्जाम्पल इज, ये बोल रहे हैं देखें इक्विटी शेयर्स कैपिटल है 12,50,000 की, रिवेन्यू रिजर्व पड़ा है 15 लाख का, सिक्योरिटी प्रीमियम है 2,50,000 का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है 1,25,000 का, उसके अलावा कंपनी के पास लोन दिए हुए हैं। आपसे सबसे पहले तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि भैया कैलकुलेट द वेदर शेयर कंपनी बायबैक एज पर कंपनीज एक्ट 2013, कि भैया कितने नंबर ऑफ शेयर्स का बायबैक कंपनी कर सकती है, और कर सकती है तो क्या, क्योंकि कंपनी चाहती 25,000 शेयर खरीदना, क्या वो इतने खरीद सकती है। तो ऐसे केस में हमको निकालना पड़ता है मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स बायबैक। तो कैसे निकालते हैं, हम 3 टेस्ट लगाएंगे। सबसे पहला टेस्ट लगाएंगे रिसोर्स टेस्ट। रिसोर्स टेस्ट क्या बोलता है भैया कितना पैसा मैक्सिमम खर्च कर सकते हो, कितना पैसा मैक्सिमम खर्च कर सकते हैं। तो बोलते हैं 25% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व, इससे ज्यादा आप क्या नहीं कर सकते बेटा, बायबैक नहीं कर सकते, इससे ज्यादा रिसोर्सेस या इससे ज्यादा पैसा खर्च नहीं कर सकते। इसको हम इक्विटी बिफोर बायबैक भी बोल सकते हैं। तो 25% ऑफ इक्विटी बिफोर बायबैक बोलूं या 25% ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस, प्लस रिजर्व एंड सरप्लस में कौन से, फ्री रिजर्व इंक्लूडिंग प्रीमियम प्लस शेयर कैपिटल। तो हमारे क्वेश्चन में शेयर कैपिटल कितनी है भैया 12,50,000 है। फ्री रिजर्व कौन कौन से पड़े हैं, तो फ्री रिजर्व में रेवेन्यू रिजर्व आ जाएगा, प्रीमियम आ जाएगा, लॉस आ जाएगा, सॉरी P&L अकाउंट आ जाएगा, इन सब का टोटल लगा लिया, ये आ गया बैलेंस। इसका 25% कर दो, मतलब इतना पैसा हम खर्च कर सकते हैं। अब क्वेश्चन बताएगा भैया कंपनी अपना शेयर 20 रुपए में खरीद रही है, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे, एक शेयर 20 रुपए में खरीद रही है तो हमारे पास आ जाएंगे नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक। ये हमारे पास पहला ऑप्शन आ गया, कंपनी मैक्सिमम रिसोर्स टेस्ट के हिसाब से इतना खरीद सकती है, ये फर्स्ट टेस्ट हो गया। सेकेंड टेस्ट हम बोलते हैं बेटा आउटस्टैंडिंग टेस्ट, आउटस्टैंडिंग वाली लिमिट, कि कोई कंपनी एक साल में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर खरीद सकती है। तो कोई भी कंपनी मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स खरीद सकती है 25% ऑफ पेड अप इक्विटी कैपिटल डिवाइड बाय फेस वैल्यू। तो 25% ऑफ पेड अप इक्विटी कैपिटल 12,50,000 का 25% कर दिया, डिवाइड बाय फेस वैल्यू कर दिया, 31,250 नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी खरीद सकती है। सेकंड लिमिट हो गया। फर्स्ट लिमिट से सेकंड लिमिट कम आई है, मतलब ये वाली कंडीशन अभी तक जीत रही है। इसके बाद बात करेंगे थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन थी डेप्ट इक्विटी टेस्ट। डेप्ट इक्विटी टेस्ट क्या बोलता है भैया, कंपनी को अपना डेप्ट इक्विटी रेशो 2:1 मेंटेन रखना पड़ेगा। वो कैसे निकालेंगे, तो वो भी मैंने आपको सिखा रखा है। सबसे पहले लेंगे इक्विटी बिफोर बायबैक। इक्विटी बिफोर बायबैक क्या है बेटा, वही आपका इक्विटी शेयर्स कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल
सरप्लस रिजर्व एंड सरप्लस, वो भी कौन से, फ्री रिजर्व एंड सरप्लस इंक्लूडिंग प्रीमियम, जो हमारा आया था 31,50,50,000, ये वही वाला बैलेंस है बेटा जो मैंने बोला था फर्स्ट स्टेज में आपने लगाया था, वो ले लो। अब कोई कंपनी मैक्सिमम कितना, तो टोटल डेप्ट जो कंपनी का होगा, टोटल डेप्ट मतलब करंट नॉन करंट सब मिला के कंपनी का, तो ऊपर देख लो करंट नॉन करंट मिला के कंपनी की टोटल लाइबिलिटी कितनी हो रही है, तो बेटा ये रहा सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड और ये टोटल मिला के टोटल लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी जो आउटसाइडर की है। इस टोटल लाइबिलिटी को ले लो भैया, टोटल लाइबिलिटी कंपनी की आ रही है कितनी, तो टोटल लाइबिलिटी ऑफ कंपनी है बेटा 22,62,000, सॉरी टोटल लाइबिलिटी आ रही है 45,25,000 की। इस लाइबिलिटी की आधी इक्विटी मेंटेन करना है, तो डिवाइड बाय 2 कर दिया, क्योंकि डेप्ट इक्विटी रेशियो 2:1 मेंटेन करना था, डिवाइड बाय 2 कर दो, मतलब इक्विटी हमको मेंटेन करना पड़ेगी आफ्टर बायबैक 22,62,500 की। डिफरेंस निकाला तो इतनी इक्विटी का हम यूज कर सकते हैं। अब इसको आप डिवाइड करना, मैंने आपको बताया था इसको आप डिवाइड कर देना दो चीजों से, बायबैक प्राइस और फेस वैल्यू जोड़ करके। क्यों, क्योंकि कुछ अमाउंट सीआरआर में भी ट्रांसफर होता है और कुछ अमाउंट शेयर होल्डर को पेमेंट करना, जिससे इक्विटी दो चीजों से कम होती है। तो हम यहाँ फेस वैल्यू और बायबैक प्राइस से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास एक नंबर ऑफ शेयर्स और आ जाएंगे, कंपनी इतने शेयर्स का बायबैक कर सकती है। विच एवर इज लोअर, इन तीनों में विच एवर इज लोअर देखें तो कितना आ रहा है 28,750, मतलब कंपनी इस साल 28,750 से ज्यादा शेयर्स का बायबैक नहीं कर सकती। लेकिन कंपनी केवल खरीदना चाहती 25,000 शेयर, तो कंपनी बायबैक कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मान लो यहाँ होता कंपनी 30,000 शेयर का बायबैक करना चाहती है, तो हम लिखते कि भैया 30,000 का तो नहीं, लेकिन हाँ 28,750 शेयर्स का बायबैक हो सकता है, इससे ज्यादा का बायबैक नहीं हो सकता। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं कि भैया मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स, कितने शेयर्स का बायबैक होगा। तो उस केस में आपको क्वेश्चंस के अंदर तीन चीजें गिवन होंगी, कैपिटल गिवन होगी, फ्री रिजर्व्स गिवन होंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम गिवन होगी, टोटल डेप्ट गिवन होगा। बस बेटा ये तीन टेस्ट लगाना और निकालना है मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स कैन बायबैक, काम खत्म हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये था बेटा हमारा बायबैक से रिलेटेड पॉइंट कि बायबैक में क्या आएगा। चले नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक था ईसोप। ईसोप क्या होता है, मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था। ईसोप का मतलब क्या है, जब कोई कंपनी अपने एम्प्लॉय को फ्यूचर में एक स्पेसिफिक डेट पर स्पेसिफिक प्राइस पर कुछ शेयर देने का वादा करती है, तो उसको हम ईसोप बोलते हैं। ईसोप के अंदर बेसिकली प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ही आएंगे, इसलिए प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में क्या पूछा जाएगा वो बात ध्यान रखें। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में वो मैंने आपको पढ़ा रखा था, वो आपसे पूछेंगे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस को कितना कितना अमाउंट P&L में एवरी ईयर जाएगा, वो जनरली इस चैप्टर के अंदर पूछा जाता है। तो चलो उसका भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं भैया ईसोप के अंदर। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं यहाँ पर, वो देंगे भैया देखो ग्रांट डेट इतनी है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय ऑफ शेयर ग्रांटेड इतने हैं, मार्केट प्राइस पर शेयर इतनी है, एक्सरसाइज प्राइस इतनी है, वेस्टिंग पीरियड 3 ईयर है, एक्सरसाइज पीरियड 1 ईयर है। वो बोलेंगे नंबर ऑफ ऑप्शन टू ईच एम्प्लॉय 200 है, 200 ऑप्शन एक एम्प्लॉय को दिए गए हैं। बोल रहे हैं 450 एम्प्लॉय ने ऑप्शन एक्सरसाइज किए थे, बाकी के ऑप्शन लैप्स हो गए एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड। अब इसमें अलग अलग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सबसे पहली चीज वो पूछेंगे जो आपसे, वो पूछेंगे बताओ फेयर वैल्यू, ये याद करो मैंने बोला था इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ऑप्शन, ऑप्शन की फेयर वैल्यू या इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होगी। तो मैंने आपसे बोला था कुछ नहीं करना, मार्केट प्राइस पर शेयर ऑन ग्रांट डेट में से माइनस कर देंगे एक्सरसाइज प्राइस जितने में उनने शेयर्स ऑफर किए। तो बच्चों मार्केट प्राइस पर शेयर क्या है, सारे बच्चे बताओ। मार्केट प्राइस पर शेयर 170 रुपए बताई है कंपनी ने, 170 में से माइनस कर देंगे 50 रुपीज, 50 रुपए माइनस कर दो क्योंकि 50 रुपए में देने का वादा किया है। तो जो डिस्काउंट अमाउंट होता है वही हमारे फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन होता है, वही हमारी कंपनी का लॉस है। कितना आ गया बेटा 120 रुपए, 120 रुपए हमारा लॉस हो गया। सबसे पहले ये निकाल लो। फिर दूसरी बात टोटल फेयर वैल्यू निकाल लो भैया। टोटल फेयर वैल्यू क्या होगी, टोटल फेयर वैल्यू या टोटल इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होगी। तो भैया उसके लिए जरूरत पड़ेगी नंबर ऑफ ऑप्शन ग्रांटेड, कितने नंबर ऑफ ऑप्शन ग्रांट कर रहे हो आप, इसमें मल्टीप्लाई कर दो इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर या फेयर वैल्यू पर शेयर का। तो भैया टोटल कितने नंबर ऑफ ऑप्शन ग्रांट कर रहा है, 500 एम्प्लॉय हैं, हर एक एम्प्लॉय को हम 200 शेयर दे रहे हैं। क्वेश्चन बोल रहा है हर एक एम्प्लॉय को 200 शेयर्स मिलेंगे, तो 500 इंटू 200 कर दिया। तो ये आ गए हमारे नंबर ऑफ ऑप्शन ग्रांटेड
मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू पर ऑप्शन का, मल्टीप्लाई कर दो 120 का, तो टोटल फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शंस आ जाएगी। तो टोटल फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शंस कितनी हो गई अगर हम बात करें तो बेटा ये हो गया 1 लाख, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 120, तो 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 120 कर दें तो ये हमारा आ गया 1 करोड़ 20 लाख, मतलब 1 करोड़ 20 लाख रुपए का खर्चा आएगा। सबसे पहला काम ये हमको निकाल लेना है। तो बच्चों हमने सबसे पहले निकाल लिया टोटल इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी आ गई 1 करोड़ 20 लाख। 1 करोड़ 20 लाख का खर्चा कितने साल में बुक करना पड़ता है, तो मैंने बोला था बेनिफिट कौन से पीरियड में मिलते हैं बेटा, वेस्टिंग पीरियड में। तो वेस्टिंग पीरियड में चूंकि हमको बेनिफिट्स मिलेंगे तो हम क्या करेंगे, बेनिफिट हमको 3 साल होंगे तो एक्सपेंसेस भी 3 साल में डिवाइड कर देंगे। कौन सी मेथड से, SLM मेथड से। तो हमको क्या करना है 1 करोड़ 20 लाख को डिवाइड कर दो 3 से, तो बताओ बेटा आ गया हमारा 40 लाख 40 लाख 40 लाख 40 लाख 40 लाख 40 लाख हर साल का एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस हो गया जो हर साल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होगा। पहला कॉन्सेप्ट ये हो गया जो आपसे जनरली पूछा जाएगा। इसके बाद सेकंड पॉइंट सारे बच्चों को याद होगा, मैंने यहां पर एक और चीज डिस्कस की थी, वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ ऑप्शन लैप्स हो गए। तो बच्चों देखें क्वेश्चन बोल रहा था 450 इंप्लॉय ने ऑप्शन एक्सरसाइज किए जबकि हमने 500 इंप्लॉय को ऑप्शन दिए थे। तो बताओ बच्चों 500 इंप्लॉय को 200 ऑप्शन लेके 1 लाख ऑप्शंस 1 लाख शेयर्स अलॉट करना थे, उसमें से 450 इंप्लॉय ने 200 के हिसाब से 90,000 शेयर ही कंपनी अलॉट कर पाई, बाकी 10,000 ऑप्शन क्या हो गए बेटा, लैप्स हो गए। जो ऑप्शन लैप्स हो गए उसका अमाउंट ट्रांसफर हो जाएगा रेवेन्यू रिजर्व और जनरल रिजर्व में, और जो लॉस हमको हुआ है उस लॉस को हम सेट ऑफ कर लेंगे जनरल एंट्री डाल करके। ये वाली बात हमने डिस्कस की थी बच्चों। तो जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, मैंने आपसे बोला था जब आप सबसे पहला काम तो बेटा इस 40 लाख की एंट्री क्या होगी, तो मैंने बोला था एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू ईसोप आउटस्टैंडिंग अकाउंट 40 लाख का कितने साल तक एंट्री डालोगे बेटा, 3 साल तक। फिर बेटा मैंने आपको बताया था ये ईसी एक्सपेंसेस कहां चले जाते हैं, जल्दी से बताएं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ईसी एक्सपेंसेस, ये एंट्री 3 बार होगी 40 लाख 40 लाख 40 लाख की। तो ऐसा करने से ईसोप आउटस्टैंडिंग अकाउंट में 1 करोड़ 20 लाख रुपीस इकट्ठा हो जाएगा। फिर क्या बताया था मैंने बच्चों, फिर हमारा आएगा क्या एक्सरसाइज वाला समय। एक्सरसाइज के समय जितना हम यूज कर लेंगे, एक तो पैसा ले लेंगे एम्प्लॉय से और दूसरा बेटा ये लॉस सेट ऑफ कर लेंगे ईसोप का, तो अमाउंट ट्रांसफर कर देंगे फेस वैल्यू के बराबर का कैपिटल में, और बाकी बैलेंस जो बच गया वो सिक्योरिटी प्रीमियम में ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे शेयर की प्राइस क्या चल रही थी बच्चों, 170 रुपए मार्केट में, फेस वैल्यू 10 रुपए, तो 10 रुपए चली जाएगी, 160 रुपए प्रीमियम हमारा प्रीमियम में चला जाएगा। ये वाली बात बैलेंस थी। जो लैप्स हो गया वो रेवेन्यू रिजर्व और जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाती है इंट्रिंसिक वैल्यू, ये बात हमने डिस्कस की थी। तो एग्जाम में यहां पर जो क्वेश्चंस आएंगे, और भी हमने कई तरह के क्वेश्चंस करे थे, बट बेसिकली जनरली क्वेश्चंस आपसे यही पूछा जाएगा कि भैया कितना एक्सपेंसेस पीएनएल में जाएगा निकालो, ये आपको निकालते आना चाहिए। बाकी जनरली ईसोप के अंदर कुछ नहीं पूछा जाएगा, तो इतना आपको ध्यान रखना है अच्छे से। तो ये था बच्चों हमारे ईसोप का एक चैप्टर, ईसोप भी। उसके बाद आता है बेटा बोनस शेयर्स। कोई भी कंपनी केवल बोनस शेयर तभी इशू कर सकती है जब उसके शेयर्स क्या हो, फुल्ली पेड हो। तो जब उसके शेयर्स क्या हो बच्चों, मैंने आपसे बोला फुल्ली पेड है। फुल्ली पेड है तो ही कंपनी अपने बोनस इशू ला सकती है। अगर उसके शेयर्स पार्टली पेड है तो वो बोनस कॉल दे सकती है। बोनस कॉल का मतलब मैंने बोला था पार्टली पेड शेयर्स को फुल्ली पेड शेयर्स में कन्वर्ट करना विदाउट रिसीविंग मनी ऑफ ओल्ड शेयर होल्डर। किस किस से कर सकते हैं, तो मैंने आपसे बोला था एक्सेप्ट सिक्योरिटी प्रीमियम, आपके पास जो फ्री रिजर्व्स हैं उस अमाउंट से, फ्री रिजर्व मतलब जनरल रिजर्व और पीएनएल से, डिविडेंड वाले पैसे से कंपनी कॉल बोनस दे करके उनको फुल्ली पेड कर सकती है। एक बार शेयर फुल्ली पेड हो गए तो कंपनी बोनस इशू ला सकती है। बोनस इशू कहां से आ सकता है, उसके लिए सेक्शन 63 बोलता है फ्री रिजर्व से ला सकते हो, सिक्योरिटी प्रीमियम से ला सकते हो, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व सीआरआर यूज किया जा सकता है। इन तीनों चीजों से हम बोनस इशू ला सकते हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है कि बोनस इशू कभी भी रीवैल्यूएशन प्रॉफिट से नहीं आएगा, अदर देन कैश कंसीडरेशन प्रॉफिट से नहीं आएगा, केवल कैश कंसीडरेशन प्रॉफिट से ही आ सकता है। जनरल एंट्री क्या डालेंगे जब बोनस इशू आएगा, तो भैया सबसे पहले रिजर्व को डेबिट कर देंगे, बोनस टू शेयर होल्डर को क्रेडिट कर देंगे। फिर क्या करेंगे बेटा, फिर हम क्या करेंगे, सारे बच्चे बताओ, रिजर्व को डेबिट कर दिया,
रिजर्व कौन कौन से यूज कर सकते हैं, तो सीआरआर यूज कर सकते हो, सिक्योरिटी प्रीमियम यूज कर सकते हो, जनरल रिजर्व यूज कर सकते हो और पी&एल यूज कर सकते हो। हमने इनको डेबिट कर दिया और बोनस टू शेयर होल्डर, सॉरी बोनस टू शेयर होल्डर को क्रेडिट कर दिया। फिर क्या करेंगे, बोनस टू शेयर होल्डर को डेबिट करके शेयर होल्डर को शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे। अल्टीमेटली अगर इन दोनों वर्ड को हटा दो तो नेट एंट्री होती है रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, मतलब कुल मिलाकर रिजर्व और सरप्लस को कैपिटल में जोड़ना बोनस इशू कहलाता है। वहीं कॉल बोनस की बात की जाए तो यहाँ 3 एंट्री हो जाती है। पहले बोनस को ड्यू कर लो, लेकिन केवल फ्री रिजर्व, ध्यान रखेंगे यहाँ सिक्योरिटी प्रीमियम सीआरआर दोनों ही यूज नहीं होगा कॉल बोनस में, जब पार्टली पेड शेयर्स को फुली पेड कर रहे हो तब। फिर क्या करेंगे, फाइनल कॉल ड्यू कर लो, फिर फाइनल कॉल जो डेबिट है और ये बोनस टू शेयर होल्डर जो क्रेडिट किया है, इन दोनों को आपस में सेटअप कर दोगे, काम खत्म। अगर इस एंट्री को भी देखो तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो बताओ बच्चों नेट एंट्री क्या होगी, रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। दोनों में ही क्या होता है, फटाफट बोलो, रिजर्व एंड सरप्लस डेबिट होकर के शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाती है, मतलब अल्टीमेटली रिजर्व्स जो हैं वो कैपिटल में ऐड हो जाते हैं। तो ये वाली बात भी सारे बच्चों को ध्यान रखना है, इस तरह से कोई भी कंपनी बोनस इशू ला सकती है, ये हमने पढ़ा था। अब इसमें क्वेश्चंस क्या आएगा, मैंने आपसे बोला था यहाँ वो निकालना पूछेंगे, बताओ कितने नंबर ऑफ शेयर्स का बोनस इशू आएगा। तो उसके लिए बहुत इजी तरीका है, क्वेश्चन कैसा आएगा बोनस इशू निकालने का, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। मैंने आपसे बोला था क्वेश्चन में दिया रहेगा, जैसे सीआरआर दिया है, सीआरआर दिया है 1 लाख का, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट दिया है बेटा 1,50,000 का, पी&एल है क्वेश्चन में 50,000 का, जनरल रिजर्व पड़ा हुआ है 2 लाख का, और इक्विटी शेयर्स कैपिटल है 10 लाख की। अब आपसे बोलेंगे बताओ बोनस का रेशो क्या होगा, मान लो पूछा बोनस का रेशो बताओ, कुछ नहीं बेटा, सारे रिजर्व से बोनस ला सकते हैं, और भी दिए रहेंगे जैसे रिवैल्यूएशन रिजर्व, लेकिन हमने पढ़ा है रिवैल्यूएशन रिजर्व यूज नहीं कर सकते। तो जो रिजर्व यूज कर सकते हैं बस उन रिजर्व का टोटल लगा लो, कितना हो गया 1 लाख प्लस 1.5 लाख प्लस दिस, तो 1 लाख प्लस 1.5 लाख हो गया 2.5 लाख, 2.5 लाख प्लस 50,000 हो गया 3 लाख, 3 लाख प्लस 2 लाख हो गया 5 लाख। तो 5 लाख के रिजर्व है, कैपिटल है 10 लाख की, दैट मीन्स कंपनी बोनस इशू ला सकती है 2 के बदले में 1, काम खत्म। 2 शेयर के बदले में कंपनी 1 शेयर्स लाएगी, ये बोनस इशू का रेशो हो गया। जनरली ये रेशो निकालने एग्जाम में क्वेश्चंस आएगा बोनस इशू का, अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछते हैं तो ये आपसे बनना चाहिए। तो ये था बेटा हमारा रेशो से रिलेटेड पॉइंट। इसके बाद बेटा रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर बिल्कुल बायबैक के जैसा ही है, बस यहां पर केवल अकाउंटिंग ही देखना है बायबैक की। हाँ, वो मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर प्रेफरेंस शेयर्स बायबैक, ये वाला पॉइंट आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस सेक्शन बदल जाएगी, सेक्शन 55 हो जाएगी इसकी बायबैक की, जो हमने डिस्कस की थी रिडम्पशन के लिए, वहां 68 थी। बाकी बायबैक के जैसा ही चैप्टर है, तो इसको रिवाइज में नहीं करवा रहा हूं, आप बायबैक के जैसा ही इसको रिवाइज कर लेना, या फिर वीडियोज जो मेरे आपने पढ़े हुए हैं वहां से आप देख सकते हो। राइट इशू, जब भी कोई कंपनी राइट इशू क्या है बेटा, राइट इशू मतलब नॉर्मल इशू, केवल क्या है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को प्रेफरेंस दिया जाता है कि भैया तुम शेयर्स पहले खरीद लो, अगर तुम नहीं खरीदोगे तो ये शेयर्स हम किसी दूसरे को अलॉट कर देंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, राइट इशू। राइट इशू की अकाउंटिंग वैसे ही होती है जैसे इशू ऑफ शेयर्स की होती है, अकाउंटिंग में कोई एंट्री नहीं होती, मतलब कोई डिफरेंस नहीं होता, मतलब ऐसी होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, फिर शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, फिर इन बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, फिर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल अकाउंट। ये अकाउंटिंग एंट्री राइट इशू की भी होती है, लेकिन राइट इशू की अकाउंटिंग नहीं आती, राइट इशू का मैं राइट का वैल्यूएशन करने आता है। मैंने आपको सिखाया था राइट का वैल्यूएशन कैसे करते हैं, उसका मैं एक क्वेश्चन बता देता हूं यहीं पर सॉल्व करके, ताकि आपको समझ में आ जाए। क्वेश्चन इज द कंपनी ऑफर अ न्यू शेयर ऑफ ₹100 इज एट 25% प्रीमियम टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को शेयर होल्डर से बोला गया कि भैया उनको एक शेयर 125 रुपए का दिया जाएगा, मतलब ऑफर प्राइस हो गई हमारी कितनी 100 प्लस 25%, दैट मींस 125। 1 फॉर 4 बेसिस, 1 फॉर 4 बेसिस मतलब एक शेयर देंगे 4 के बदले में, मतलब जिनके पास एक शेयर है उनको कितने शेयर मिल जाएंगे 4, मतलब टोटल मिला के उनके पास राइट इशू के बाद कितने शेयर्स हो जाएंगे 5 शेयर्स हो जाएंगे। अब बोल रहे हैं द कम राइट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर 150, आज कम राइट प्राइस स्टॉक मार्केट में शेयर चल रहा है 150 रुपए का। आपसे बोलेंगे कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ राइट, व्हाट शुड बी द एक्स राइट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स, और आपसे पूछेंगे एक्स राइट मार्केट प्राइस शेयर क्या है। तो सबसे पहले तो बेटा आपको एक्स राइट प्राइस निकालना रहेगी। एक्स राइट प्राइस क्या है बेटा, ऑन एन एवरेज प्राइस। कैसे निकालोगे भैया, जो पुराना शेयर है, पुराने शेयर कितने हैं कम शेयर होल्डर के पास 4, वो एक शेयर कितने रुपए का है बेटा 150 का है, लेकिन जो नया शेयर इशू किया जाएगा एक,
वो कितने का इशू किया जाएगा, वो इशू किया जाएगा 125 रुपए वाला, मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि 125 रुपए वाला मिलेगा। ऐसे टोटल मिला के ऑन एन एवरेज कितने शेयर हो जाएंगे उसके पास 5, डिवाइड कर दो, जैसे ही मल्टीप्लाई करके डिवाइड करोगे तो आपके पास एक्स राइट प्राइस आ जाएगी। तो कितना आ गया बच्चों, आ गया हमारा सर 145, ठीक है, ये आ गई एक्स राइट प्राइस। बस यहां से आप वैल्यू ऑफ राइट निकाल सकते हो। तो वैल्यू ऑफ राइट क्या हो जाएगा बच्चों, वैल्यू ऑफ राइट इक्वल टू 150। आज जो मार्केट में प्राइस चल रही है 150 की, जबकि राइट इशू आने के बाद प्राइस बचेगी 145, तो वैल्यू ऑफ राइट की वैल्यू कितनी हो गई, 5 रुपए। ये हमारा वैल्यूएशंस करने का तरीका रहेगा वैल्यू ऑफ राइट का। इस तरह का क्वेश्चंस आएगा, ये आपको सॉल्व करना रहेगा। तो ये था हमारा बेटा वैल्यूएशंस ऑफ राइट। इसके बाद एक और पार्ट था चैप्टर के अंदर बेटा, अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स। मैंने आपको बताया था कोई भी कंपनी जब इशू लाती है तो उसको एक डर रहता है कि उसका इशू 90% से सब्सक्राइब होगा कि नहीं होगा, ये उसको बहुत डर रहता है। और मैंने आप सबको बताया था कि कोई भी कंपनी का इशू अगर वो डर भगाना चाहती है तो वो उसकी क्या करा सकती है, अंडर राइटिंग। अंडर राइटिंग क्या होती है, अंडर राइटर कंपनी को एक गारंटी देता है किस बात की, कि अगर उसके इशू ऑफ शेयर्स को पब्लिक ने नहीं खरीदा तो वो शेयर इशू जो उसने किए हैं उनको सब्सक्राइब करके क्या कर देगा, इशू को फुल्ली सब्सक्राइब बना देगा। ऐसी गारंटी देने वाला बंदा कौन कहलाता है, अंडर राइटर। और कंपनी को क्या फायदा होता है, अब उसका डर दूर हो जाता है कि अगर पब्लिक नहीं खरीदेगा तो भैया अंडर राइटर शेयर खरीद लेगा और उसका इशू फुल्ली सब्सक्राइब हो जाएगा। क्वेश्चन में यहां दो तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। पहली बात बेटा वो आपसे बोलेंगे लायबिलिटी ऑफ अंडर राइटर बताओ, और दूसरा क्वेश्चन बनता है कमीशन का। सबसे पहले बात मैं कमीशन की कर लेता हूं। बेटा कोई भी कंपनी अगर अंडर राइटर को शेयर इशू कर रही है, अंडर राइटिंग करवाई है, सॉरी, अगर उसने अंडर राइटिंग कराई है तो कमीशन दे सकती है। अगर शेयर इशू की है तो आपको पता है कितना दे सकते हैं, 5% ऑफ इशू प्राइस। इशू प्राइस का 5% मैक्सिमम कमीशन दिया जा सकता है। और अगर डेब्ट सिक्योरिटी इशू की है लाइक डिबेंचर्स, बॉन्ड वगैरह, तो फिर मैक्सिमम कमीशन दिया जा सकता है 2.5% ऑफ इशू प्राइस के, इससे ज्यादा कमीशन नहीं दिया जा सकता। तो ये रेट हो गई। दूसरी बात वो बोलेंगे बेटा लायबिलिटी ऑफ अंडर राइटर निकालो। लायबिलिटी ऑफ अंडर राइटर्स में यहाँ दो तरह की लायबिलिटी होती है, एक होती है फार्म अंडर राइटिंग, एक दूसरी होती है नेट लायबिलिटी। फार्म अंडर राइटिंग क्या होती है, जिसमें अंडर राइटर को शेयर्स खरीदना ही पड़ेगा चाहे इशू ओवर सब्सक्राइब क्यों ना हो जाए। जबकि नेट लायबिलिटी क्या होती है बेटा, अंडर राइटर के ऊपर लायबिलिटी तब आएगी जब अगर पब्लिक शेयर्स नहीं खरीदती है, मतलब उसका इशू अंडर सब्सक्राइब रहता है, तो ही अंडर राइटर के ऊपर लायबिलिटी आएगी, वो हमारी नेट लायबिलिटीज होती है। तो देखें जरा क्वेश्चंस कैसे आते हैं। जैसे क्वेश्चंस आपको दिया रहेगा भैया कि एक कंपनी है जिसने 1 लाख इक्विटी शेयर इशू किए हैं, 3 अंडर राइटर हैं ए बी सी, इन्होंने अंडर राइटिंग करी है। तो यहां हम लिख लेंगे ए बी सी और यहां लिख लो टोटल कितने शेयर का इशू आया भैया, 1 लाख शेयर का आया। 1 लाख शेयर्स में से कितनी कितनी गारंटी दी है, इसको बोलते हैं ग्रॉस लायबिलिटी। कितने परसेंट, 40%, मतलब 40,000 शेयर्स ये खरीदेगा, 30,000 शेयर ये खरीदने की गारंटी दी है, 30,000 इसने शेयर्स खरीदने की गारंटी दी है। अब सबसे पहला काम, जब एप्लीकेशंस आएंगी तो सबसे पहले उसमें से मार्क्ड और अनमार्क्ड एप्लीकेशन हटाई जाती हैं। मैंने आपको बताया था मार्क्ड एप्लीकेशन क्या होती है, जिसपे अंडरराइटर की मुहर या सील लगी हुई होती है। क्या है, तो बोल रहे हैं एप्लीकेशंस आई हैं 60,000, तो ठीक है भैया 60,000 एप्लीकेशंस आई। 60,000 एप्लीकेशंस में क्या बोल रहे हैं, आउट ऑफ विच एप्लीकेशन 20,000 हैड द स्टाम्प ऑफ ए। बोल रहे हैं 60,000 जो एप्लीकेशंस आई थी उन एप्लीकेशंस में से जो मार्क्ड एप्लीकेशंस हैं उसमें एक ही मार्क वाली 20,000 एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें से माइनस कर दो मार्क्ड एप्लीकेशंस जिन पर आपने मार्क लगा हुआ है। भैया एक ही एप्लीकेशन पर 20,000 का मार्क लगा है, माइनस कर दिया। फिर बोल रहे हैं 10,000 शेयर पर बी का मार्क लगा है, 10,000 बी की माइनस कर दो। और बोल रहे हैं 20,000 पर सी का मार्क लगा है, 20,000 पर सी का मार्क लगा है, 20,000 ये माइनस कर दो। मतलब टोटल मार्क कितनी हो गई, 10 बी की हो गई और सी की कितनी हो गई बेटा 20, टोटल मिला के 50 हो गई। तो बाकी एप्लीकेशन कहलानी अनमार्क्ड। अनमार्क मतलब जिसको पब्लिक ने डायरेक्टली अप्लाई कर दिया। कितनी आ गई बेटा 10,000। यहाँ क्वेश्चन नहीं भी बताए तो भी निकाल सकते हो, हालांकि बता रहे हैं रिमेनिंग एप्लीकेशन 10,000 पर कोई स्टाम्प लगा हुआ नहीं है, तो वो अनमार्क कहलाएगी। तो सबसे पहले 50,000 माइनस कर देते हैं मार्क्ड, फिर माइनस कर देंगे यहीं से अनमार्क्ड एप्लीकेशन।
मैंने आपको पढ़ाया था अनमार्क का बेनिफिट कैसा देंगे, ग्रॉस लायबिलिटी के रेशो में, किसी एक अंडरराइटर को नहीं मिलेगा, ग्रॉस लायबिलिटी के रेशो में बटेगा। ग्रॉस लायबिलिटी क्या है, सारे बच्चे यहां पर देखें जरा, ग्रॉस लायबिलिटी क्या थी, तो ग्रॉस लायबिलिटी ये रही 433, तो इसी रेशो में बांट देंगे 433 का रेशो। तो क्या आ जाएगा बेटा, 4000 यहां से माइनस, 3000 यहां से माइनस, और इसके बाद 3000 यहां से माइनस, तो इस तरीके से 10,000 माइनस हो गया। अब यहां पर बैलेंस निकाल लो, अगर किसी में नेगेटिव बैलेंस आता है तो वो सरप्लस होगा, सरप्लस को वापस से ग्रॉस लायबिलिटी के रेशो में बांट देंगे, केवल उसको छोड़ करके जिसका नेगेटिव आ गया था, तो और बैलेंस कम हो जाएगा। बट यहां देख लें, यहां हमारा बैलेंस कोई नेगेटिव नहीं आया, तो यही लायबिलिटी हमारी नेट लायबिलिटी बन जाएगी। भैया कितना हो गया, 40,000 माइनस 24,000, ये आ गया हमारा बेटा 16,000। 30,000 माइनस 13,000, ये आ गई बेटा हमारी 17,000 की लायबिलिटी। यहां पर बात करें 30,000 माइनस 23,000, तो ये आ गई हमारी 7,000 की लायबिलिटी। टोटल ग्रॉस लायबिलिटी कितनी हो गई बेटा, 40,000। ये हमारी नेट लायबिलिटी आ गई। अंडरराइटर इतने इतने शेयर्स खरीदेगा। कमीशन यदि यहीं पर निकालने की बात करूं तो कमीशन किस पे निकलेगा बेटा, कमीशन ग्रॉस लायबिलिटी पे मिलेगा। ग्रॉस लायबिलिटी में मल्टीप्लाई कर देना इशू प्राइस की और मल्टीप्लाई कर देंगे रेट का, तो इनका कमीशन आ जाएगा अगर कमीशन निकालने की बात आती है तो। सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन की बात करें कि भैया एक ही अंडरराइटर है और हमने पूरी अंडरराइटिंग नहीं कराई थी, पार्शियल अंडरराइटिंग कराई थी, तो उसका क्वेश्चन आ सकता है। कैसे, वो बोल सकते हैं एबीसी लिमिटेड है, इशू किए 30,000 शेयर, 6% डिवेंचर इशू किए, 60% शेयर्स अंडरराइटिंग किए हैं, केवल 60% शेयर, मतलब सारे इशू की अंडरराइटिंग नहीं कराई है, और बोल रहे हैं एप्लीकेशंस आई हैं 28,000। तो सारे बच्चे ध्यान रखेंगे, भैया इशू कितना आया है, 30,000 का, एप्लीकेशंस कितनी आ गई, 28,000 की, तो नेट लायबिलिटी कितनी हो गई, 2,000 की। लेकिन अंडरराइटर पूरे 2,000 शेयर नहीं खरीदेगा, अंडरराइटर केवल वो शेयर खरीदेगा जितने परसेंट गारंटी थी। अंडरराइटर ने 60% की गारंटी दी थी, तो 60% की अंडरराइटिंग हुई है, तो बस बेटा इसका सीधा 60% कर दो, मतलब अंडरराइटर केवल 1200 शेयर ही खरीदेगा, क्योंकि उसने गारंटी 60% शेयर की दी, 100% गारंटी नहीं दी थी, तो बाकी कंपनी का इशू अंडर सब्सक्राइब रह जाएगा। ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है, जब केवल एक ही अंडरराइटर हो, तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, काम खत्म हो जाएगा बेटा। ये थी हमारी क्वेश्चंस रिलेटेड टू अंडरराइटिंग। इसी में फर्म अंडरराइटिंग होती अगर, तो बेटा यहां हम फर्म भी माइनस करते, क्वेश्चन में दिया होता, और लास्ट में फर्म हम नेट लायबिलिटी में जोड़ देंगे। क्यों, क्योंकि फर्म शेयर्स भी अंडरराइटर खरीदता है, तो उसके बाद कंपनी के अंडरराइटर की लायबिलिटी आती है, अगर फर्म अंडरराइटिंग का क्वेश्चन आता है तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, नेट लायबिलिटी के आंसर्स निकाल सकते हैं। तो ये था बेटा हमारा चैप्टर नंबर 3, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत बड़ा चैप्टर था, जब हमने डिस्कस किया था तो काफी टाइम भी लगा था हमको पढ़ने में। इसके बाद बात करें बेटा चैप्टर नंबर 4 की। चैप्टर नंबर 4 किस पर है बेटा, डिवेंचर्स पर है। चैप्टर नंबर 4 हमारा क्या है, इशू ऑफ डिवेंचर्स। यहां डिवेंचर्स की दो बातें हमसे बोलते हैं, एक तो इशू ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर का इशू आएगा तो किस तरह से अकाउंटिंग होगी, दूसरा डिवेंचर्स का रिडम्पशन होगा तो किस तरह से अकाउंटिंग होगी। ये दो तरह के क्वेश्चंस यहां बनते हैं। इशू ऑफ डिवेंचर बिल्कुल शेयर के जैसा है, जैसे कैश कंसिडरेशन के बारे में यहां बोलते हैं भैया, कैश कंसिडरेशन में डिवेंचर इशू किए जा सकते हैं एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। बस फर्क ये है कि यहां डिवेंचर डिस्काउंट में भी इशू हो सकते हैं, जबकि शेयर डिस्काउंट पर इशू नहीं हो सकते थे, एक्सेप्ट स्वेट इक्विटी शेयर्स। दूसरा भैया अदर देन कैश कंसिडरेशन इशू हो सकते हैं, वही बेटा परचेस ऑफ असेट खरीदने के लिए इशू कर सकते हो, किसी बिजनेस को खरीदने के लिए कर सकते हो। यहाँ भी वही क्वेश्चंस निकालने का सबसे पहले हम इसकी बात करें अदर देन कैश कंसिडरेशन में, तो वही आएंगे नंबर ऑफ डिवेंचर इशूड, मैंने आपको बताया था अमाउंट पेबल डिवाइड बाय इशू प्राइस कर देना, नंबर ऑफ डिवेंचर इशू आ जाएंगे। जैसा शेयर इशू का क्वेश्चन किया था वैसे ही इसका करना है। यहाँ भी कैपिटल रिजर्व गुडविल निकालने आ सकता है, तो परचेस कंसिडरेशन और वैल्यू ऑफ बिजनेस दोनों को कंपेयर कर लेंगे, अगर ज्यादा पेमेंट कर रहे हैं तो गुडविल, कम पेमेंट कर रहे हैं तो कैपिटल रिजर्व आ सकता है। यहां पर एक जो पॉइंट हमारे शेयर्स में नहीं था वो यहां मिलता है, कोलेटरल सिक्योरिटी इशू ऑफ डिवेंचर। अगर डिवेंचर कोलेटरल सिक्योरिटी में इशू होते हैं तो किस तरह से इशू होंगे, तो यहां पर इसी का क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है। तो मैंने आपको बताया था यहां दो ऑप्शंस हैं, अगर कोई कंपनी कोलेटरल इशू वाले डिवेंचर इशू कर रही तो ऑप्शन नंबर 1 कोई जनरल एंट्री नहीं होगी। क्यों नहीं होगी भैया, क्योंकि कोलेटरल दे रहे हैं हम, किसी को बेच थोड़ी ना रहे, तो कोई जनरल एंट्री नहीं डालो। दूसरी तरीका क्या होता है, मेथड 2 कि आप भैया जनरल एंट्री डाल दो। जनरल एंट्री क्या डालोगे, तो बच्चों मैंने आपको बता रखी थी क्या एंट्री डालेंगे भैया, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स, ये एंट्री डाल दो। डिवेंचर सस्पेंस असेट में आएगा, डिवेंचर लायबिलिटी
लायबिलिटी साइड आएगा, अल्टीमेटली बैलेंस शीट टैली हो जाएगी, लेकिन इसका मतलब ये है कि डिबेंचर अभी इशू नहीं हुए हैं, इस पे कोई इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं है, बस खाली जो लोन लिया है उसका इंटरेस्ट दिया जाएगा और वही पेमेंट किया जाएगा। तो दो तरीके बताए थे, या तो कोई एंट्री करो ही मत, और एंट्री करना चाहते हो तो ये वाली एंट्री डाल सकते हो कोलैटरल सिक्योरिटीज इशू ऑफ डिबेंचर्स की। तो ये हमारे दोनों ऑप्शंस पूछ लेते हैं कई बार एग्जाम में। यहां जो एक क्वेश्चंस बनता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो है बेटा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स को राइट ऑफ कहां से करेंगे। तो राइट ऑफ करने का तरीका क्या है, मैंने बोला था भैया राइट ऑफ करने का पहला तरीका तो है कि भैया लमसम रिटर्न राइट ऑफ कर दो अगर आपके पास प्रीमियम मनी पड़ी हुई है। तो अगर प्रीमियम नहीं हुई तो फिर हम राइट ऑफ कैसे करेंगे, तो हम उसको राइट ऑफ करने की दो मेथड थी, मैंने आपको बताया था। एक तो थी बेटा फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड और एक दूसरी थी फ्लक्चुएटिंग इंस्टॉलमेंट मेथड। ये दो मेथड मैंने आपको पढ़ाई थी। फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड क्या थी, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड कब लगेगी, तो मैंने आपसे बोला था अगर आपके डिवेंचर लमसम मेथड से रिडम्पशन होंगे 4 साल 5 साल बाद, तो भैया जितने रुपए का लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर है, फॉर एग्जाम्पल डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर आया है मान लो 60,000 और आप 5 साल बाद पूरे डिवेंचर्स को रिडीम कर दो तो डिवाइड बाय 5 कर देना, तो कितना कितना आ जाएगा बेटा 12,000 रुपए हर साल P&L से राइट ऑफ होगा। ये हो गई बेटा हमारी फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। फ्लक्चुएटिंग कब लगेगी, मैंने आपसे बोला था फ्लक्चुएटिंग तब लगती है जब आप डिवेंचर का रिडम्पशन इंस्टॉलमेंट मेथड से कर रहे हो, लाइक दिस। जैसे क्वेश्चन में बोला है कि कंपनी ने 2000 डिवेंचर इशू किए 12% वाले 100 रुपए वाले 6% डिस्काउंट पर, रीपेबल होगा इक्वल एनुअल ड्रॉइंग ऑफ 4 ईयर, 4 सालों में पूरा लोन चुका देंगे ये बोल रहा है। तो चलो कब से चुकाएंगे, और वो भी 1/4/2016 से। तो भैया क्या करें इसके लिए, सबसे पहले तो सबसे पहला काम तो भैया डिस्काउंट निकाल लो। डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 2000 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 6%, तो 12,000 का डिस्काउंट हो गया। 12,000 का डिस्काउंट हो गया तो पहले साल डिवेंचर 2 लाख ही रहेंगे, लास्ट में 2 लाख डिवाइड बाय 4 कर दें तो कितना कितना रिडीम करते जाएंगे बेटा, डिवाइड बाय 4 कर दें तो 50 हजार हर साल रिडीम करेंगे। तो भैया लास्ट में 50,000 रिडीम हो जाएगा, तो पहले साल के एंड में 1.5 लाख रुपए बचेंगे, तो दूसरे साल भर 1.5 लाख रुपए रहेंगे। फिर तीसरे साल का आउटस्टैंडिंग निकाल लो, चौथे साल का आउटस्टैंडिंग निकाल लो। इसका तरीका मैंने याद है तुमको बताया था क्या, इंस्टॉलमेंट आई वो चौथे साल में बोला था, तो लास्ट ईयर का 50 लिख लो, उसके ऊपर 50 और जोड़ के 1 लाख लिख दो, उसके पहले और जोड़ के 1.5 लाख लिख दो, उसके पहले और जोड़ के 2 लाख लिख दो। ये जो आया लास्ट से जो इंस्टॉलमेंट आई बस वो बड़ा बड़ा के ऊपर साइड लिख दो। ये हमारा जो आ गया ये रेशो आ गया। इस रेशो में ये जो रेशो बना, इसी रेशो में जैसे यहां रेशो आ गया 4321, इसी रेशो में ये डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स जो आपका 12,000 रुपए आया था ये राइट ऑफ होगा, हर साल के P&L में जाएगा इसी रेशो में। बस ये रेशो अमाउंट पूछते हैं कि भैया फर्स्ट ईयर में कितना जाएगा, सेकंड ईयर में कितना जाएगा, थर्ड ईयर में कितना जाएगा, ये निकालने आ जाता है। तो इन जनरल ये वाला क्वेश्चंस पूछा जाता है डिवेंचर्स के अंदर। तो बच्चों इसको अच्छे से पढ़ के जाओ ताकि ये पूछा जाए तो आपसे आराम से बने। उसके बाद बेटा चैप्टर इशू ऑफ डिवेंचर में और कुछ नहीं पूछेंगे, उसके बाद आता है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर मतलब रिडम्पशन करने की मेथड क्या हो सकती है भैया, लमसम मेथड हो सकती है रिडम्पशन की, लास्ट में रिडीम कर देंगे। एनुअल ड्रॉ मेथड हो सकती है भैया, हर साल कुछ डिवेंचर्स रिडीम करेंगे। कन्वर्जन ऑफ शेयर में कन्वर्ट करके रिडीम कर सकते हैं। ओपन मार्केट परचेज से हम डिवेंचर्स को रिडीम कर सकते हैं। तो ये मैंने सारी मेथड आपको पढ़ाई थी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो थी बेटा वो ये थी कि कंपनी DRR बनाएगी। कौन सी कंपनियां DRR बनाएंगी, तो मैंने बोला था केवल अनलिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी, बैंकिंग कंपनी, NBFC कंपनी जो भी है उनको DRR बनाने की जरूरत नहीं। अनलिस्टेड कंपनी DRR बनाएंगी। कितने का DRR बनाएंगी भैया, वो बनाएंगी 10% ऑफ वैल्यू ऑफ आउटस्टैंडिंग ऑफ डिवेंचर्स। इतने रुपए का कम से कम DRR बनाएंगे बिफोर द रिडम्पशन स्टार्टेड। और जो उनने DRR बनाया है उसमें से 15% ऑफ डिवेंचर अमाउंट क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट के रूप में भी रखना पड़ेगा, साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट भी करेंगे। ये दोनों बात बताई थी। बिफोर द 30 अप्रैल, जिस दिन रिडम्पशन कर रहा है उसके 30 अप्रैल के पहले उसको इतने इन्वेस्टमेंट करना पड़ेंगे। इन्वेस्टमेंट कहां करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज में कर दो या फिर बैंक में रख दो, दोनों ऑप्शंस हैं। दोनों ऑप्शंस में से कहीं भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, इससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे। ये वाली बात बेटा हमने डिस्कस की थी। अब इसका क्वेश्चन कैसे आएगा, इसका क्वेश्चन देख लो जरा। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन बोल रहा है भैया एक कंपनी है, कोई अनलिस्टेड कंपनी है जो कि बैंकिंग कंपनी नहीं है, फाइनेंशियल कंपनी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है भैया। 6% डिवेंचर है कंपनी के पास 10,100 रुपए वाले, और कंपनी ने DRR बना रखा है कितने का भैया, 50,000 का। साथ ही साथ कंपनी ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है शेड्यूल बैंक के अंदर 1.5 लाख रुपए का एट 4% इंटरेस्ट रिसीवेबल।
दिसंबर में बैंक बैलेंस है कंपनी के पास 9 लाख का, इंटरेस्ट और डिवेंचर पे हो चुका है दिसंबर तक का। आपसे बोल रहे हैं फेब 2002 में इन्वेस्टमेंट रियलाइज हो जाएंगे एट पार पर। डिवेंचर्स को पे ऑफ करना है 101 में टुगेदर विद अक्रूड इंटरेस्ट। राइट ऑफ द अमाउंट ऑफ लेजर अकाउंट, आपसे लेजर अकाउंट नहीं पूछेंगे, खाली ये पूछेंगे बताओ डीआरआर कितने का बनेगा। तो सबसे पहले तो बेटा बताओ डिवेंचर है हमारे पास 10 लाख के, 10 लाख का 10% कर दें, कितना आ गया बच्चों 1 लाख। 1 लाख रुपए का भैया मेरे को डीआरआर बनाना है। सारे बच्चे बताओ मेरे पास 50,000 का पड़ा हुआ है, रिमेनिंग कितना और बनाना पड़ेगा, तो रिमेनिंग 50,000 का डीआरआर और बनाना पड़ेगा। सबसे पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरी बात क्वेश्चन ये पूछेंगे भैया इंटरेस्ट देना पड़ेगा क्या डिवेंचर्स को, निकाल सकते हो भैया डिवेंचर्स का इंटरेस्ट दिसंबर तक का पेमेंट कर चुके हो जबकि रिडम्पशन कर रहे हो फरवरी में, तो 2 महीने का इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा ड्यू डेट तक का, तो 2 महीने का इंटरेस्ट भी दे देंगे। तीसरी बात बोल रहे हैं भैया डिवेंचर्स को कितना देंगे, तो डिवेंचर्स को बोल रहे हैं भैया देंगे 101 रुपए, साथ में भैया इंटरेस्ट देंगे, मतलब 10,20,000 का पेमेंट इंटरेस्ट के साथ में किया जाएगा। इन्वेस्टमेंट पर भी कंपनी को इंटरेस्ट मिल जाएगा 2 महीने का 1,000 रुपए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट को बेचेंगे। तो इन्वेस्टमेंट 15% होना चाहिए, तो इन्वेस्टमेंट भी निकाल लो बेटा। कितने के थे डिवेंचर 10 लाख के, 10 लाख का 15% करें तो 1.5 लाख ही हो रहा है, और 1.5 लाख के हमने इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, इसलिए बेटा नए इन्वेस्टमेंट खरीदने की जरूरत नहीं है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। जनरली क्वेश्चन में आपसे पूछेंगे बैंक बैलेंस बताओ, तो 9 लाख रुपए का था, इन्वेस्टमेंट के इंटरेस्ट मिल जाएगा, इसी साथ बेटा इन्वेस्टमेंट को बेच देंगे तो 1.5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट के बेचने से आ जाएंगे, फिर इससे 10,20,000 का पेमेंट कर देंगे, तो पीएनएल का बैलेंस, बैंक का बैलेंस कितना बचेगा 31,000, ये निकालने आ सकता है। दूसरी बात, आफ्टर रिडम्पशन ऑफ इन्वेस्टमेंट आफ्टर रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर के रिडम्पशन करने के बाद डीआरआर का जो बैलेंस है इट इज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, वो जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा, काम खत्म। ये क्वेश्चन इस तरह का पूछा जा सकता है। दूसरे टाइप का क्वेश्चन जो बनता है बेटा यहाँ सिंकिंग फंड से रिलेटेड बनता है। मोस्ट ऑफ द चांसेस सिंकिंग फंड आने के होते हैं, लेकिन बेटा सिंकिंग फंड देखा जाए तो बिल्कुल खत्म हो गई है मेथड, ये एक्चुअल में मेथड है ही नहीं अब। क्यों? क्योंकि बेटा ये मेथड खत्म क्यों हो गई, क्योंकि पहले लिस्टेड कंपनियां सिंकिंग फंड बनाती थी और लिस्टेड कंपनी को अब डीआरआर बनाने की जरूरत ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर इंड AS 109 लगता है। तो बच्चों मैंने आपसे बढ़ा रखा है कि सिंकिंग फंड के आने की चांसेस तो बहुत कम है, लेकिन प्रीवियस क्वेश्चन में इसके क्वेश्चंस, प्रीवियस एग्जाम में इसके क्वेश्चंस बहुत पूछे गए, इसलिए तैयार करके जरूर जाना। सिंकिंग फंड 2 तरह के होते हैं, क्यूमुलेटिव सिंकिंग फंड और नॉन क्यूमुलेटिव। सिंकिंग फंड है कुछ नहीं बेटा डीआरआर ही है। डीआरआर कैसा, हम हर साल थोड़ा थोड़ा सा पैसा रिजर्व में रखेंगे, उसी को हम बोलते हैं सिंकिंग फंड। सिंकिंग फंड में बनाते कैसे, मैंने बोला था सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिख लो सिंकिंग फंड का। ओपनिंग बैलेंस जो दिया रहेगा उसमें जोड़ देना बेटा एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन, हर साल कितना कितना कर रहा है वो जोड़ दो, इन्वेस्टमेंट से जो इंटरेस्ट रिसीव होगा वो जोड़ दो, अगर ये सिंकिंग फंड क्यूमुलेटिव है। नॉन क्यूमुलेटिव है तो इंटरेस्ट नहीं आएगा। इन्वेस्टमेंट को बेचने पे अगर कोई प्रॉफिट हुआ है तो वो जोड़ दो, लॉस हुआ है तो इन्वेस्टमेंट का लॉस माइनस कर देंगे। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, डिवेंचर का रिडम्पशन प्रीमियम पर हो रहा है तो माइनस कर दो। फिर फेस वैल्यू के बराबर का, जितने के डिवेंचर्स रिडीम हो रहे हैं उसकी फेस वैल्यू के बराबर का अमाउंट जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। बचा अगर कुछ अमाउंट बच गया तो वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। ये बैलेंस बेटा हमारा डिवेंचर रिडम्पशन फंड होता है। इसमें इन जनरल यही निकालने का पूछते हैं, भैया जनरल रिजर्व में कितना जाएगा, कुछ मत करना मेरे भाई, जितने फेस वैल्यू के डिवेंचर रिडीम हो रहे हैं उतने के बराबर का अमाउंट ट्रांसफर कर देना। क्वेश्चन ये पूछ सकता है आपसे कि भैया एनुअल कंट्रीब्यूशन कितना कितना करेंगे, तो 10 लाख के डिवेंचर हैं, 4 साल में रिडीम होंगे तो डिवाइड बाय 4 कर देना। अगर नॉन क्यूमुलेटिव है और क्यूमुलेटिव है तो मैंने आपको बताया था, आपको एक एन्यूटी फैक्टर दिया रहेगा, उसके अंदर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, फ्यूचर वैल्यू एन्यूटी का एक फैक्टर दिया रहेगा, उसका मल्टीप्लाई कर देना डिवेंचर की वैल्यू में, तो क्या आ जाएगा बच्चों आपका एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। तो जनरली एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन पूछते हैं कि जनरल रिजर्व में कितना ट्रांसफर होगा, ये पूछते हैं बस, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं पूछते। तो इट इज वेरी वेरी इजी, आपसे बनना चाहिए। तो ये हो गया हमारा सिंकिंग फंड। इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड क्या होती है बच्चों, मैंने आपको बहुत अच्छे से बताई थी। इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड कुछ नहीं है बेटा, जो आपने डिवेंचर रिडम्पशन फंड बनाया, सिंकिंग फंड बनाया है, अगर उसका पैसा आप किसी पॉलिसी में लगा देते हो तो वो हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड हो जाती है, और कुछ नहीं। मैंने आपसे बोला था यहाँ एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन निकालना बहुत ईजी है, जितना प्रीमियम का अमाउंट होगा उतना अमाउंट ही एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन कहलाएगा। बस फर्क ये है कि भैया प्रीमियम बिगनिंग में भरना पड़ेगी, जबकि वहां हम इन्वेस्टमेंट ईयर एंड में करते थे, बस ये फर्क होता है, बाकी कोई फर्क नहीं होता है। ये पढ़ा था हमने इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड के अंदर, इतना डिफरेंस ही हमारे लिए याद रखना सफिशिएंट रहेगा। तो ये था बेटा हमारा चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 5 की बात करें तो चैप्टर नंबर 5 ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, क्योंकि चैप्टर नंबर 5 में बायबैक है, डिवेंचर्स हैं,
इसके अलावा देखा जाए तो ईशोप है, इसके अंदर आप पढ़ोगे तो अंडरराइटिंग मिलता है। बस इन्हीं चैप्टर से मिलकर ये चैप्टर नंबर 5 बना है, जो चैप्टर नंबर 3 में ऑलरेडी डिस्कस हो चुका होता है। बस फर्क ये है कि चैप्टर नंबर 5 लिस्टेड कंपनी के लिए था, लेकिन मैंने आपको पढ़ा रखा है कि लिस्टेड कंपनी की बेसिक अकाउंटिंग में कोई फर्क नहीं आता है, बस इंड एस के अकॉर्डिंगली अकाउंटिंग होती है, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये वाली बात हमने डिस्कस कर ली थी। उसके बाद हम बात करें चैप्टर नंबर 6 की। चैप्टर नंबर 6 इज वेरी इजी चैप्टर है। वो आपका क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंटरप्रिटेशन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंटरप्रिटेशन क्या है भैया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को किस तरह से इंटरप्रेट करोगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट केवल बैलेंस शीट और पी&एल नहीं होता, और भी कई चीजें होती हैं, उनको भी इंटरप्रेट करना आना चाहिए। तो वो कैसे करेंगे, वो ये सिखाता है चैप्टर। इसके अंदर क्या है बेटा, इसके अंदर बोलते हैं सबसे पहले तो कि दो तरह के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं, एक होते हैं इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दूसरे होते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब साल के बीच में आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो, तो ये कैसे बनते हैं, मैंने बोला था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 25 के अकॉर्डिंगली। दूसरी बात बच्चों मैंने आपसे बोला था एनुअल स्टेटमेंट क्या होता है। एनुअल स्टेटमेंट मतलब साल के लास्ट में बैलेंस शीट और पी&एल बनाना। 4 क्वार्टर में हम स्टेटमेंट बनाते हैं यहाँ पर लिस्टेड कंपनी के लिए, तो कंपलसरी है कि वो 4 क्वार्टर में स्टेटमेंट बना करके बनाए। अनलिस्टेड कंपनी के लिए ऑप्शन है कि वो चाहे तो बनाए चाहे तो ना बनाए। इसके बाद बात करें बेटा, तो यहाँ पर अलग डिस्क्रिप्टिव की बात करें तो यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस बताई हुई हैं करंट असेट नॉन करंट असेट की, जो ऑलरेडी चैप्टर नंबर 2 में हो गई थी, तो यहाँ अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी आपको। उसके बाद आता है बेटा यहाँ पर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन और रिजर्व्स क्या होते हैं। डेप्रिसिएशन क्या है, मैंने आपको बताया था डेप्रिसिएशन क्या होता है। तो डेप्रिसिएशन इज अ रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ फिक्स असेट ड्यू टू यूज ऑफ असेट, इफ्लक्स ऑफ टाइम और चेंज इन टेक्नोलॉजी और एक्सपायरेशन ऑफ लीगल राइट। इसके कारण से जो फिक्स असेट की वैल्यू में कमी आई है, सिस्टमेटिक कमी, उसको हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन बोलते हैं। और डेप्रिसिएशन की 2 मेथड होती हैं, आपको पता है, एक एसएलएम और दूसरा डब्ल्यूडीबी। हालांकि और भी मेथड्स होती हैं, लेकिन आपको एग्जाम में इन्हीं के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो एसएलएम डब्ल्यूडीबी सबसे बनती है, तो जनरली आप ये वाली चीज वहीं से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं मान के चल रहा हूँ। हाँ, यहाँ मैं ये जरूर बता देता हूँ प्रोविजंस क्या होते हैं। तो प्रोविजन बेटा एक तरह की लाइबिलिटी है, बस फर्क ये है कि प्रोविजन एक एस्टिमेटेड अमाउंट होता है, एक एस्टिमेटेड डिग्री, उसमें कुछ एस्टिमेशन जुड़े होते हैं, वो एक्चुअल नहीं होती है। दूसरी बात करें बेटा रिजर्व क्या होते हैं, तो रिजर्व क्या है बेटा, इट इज अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। रिजर्व एक अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, जिसको हम हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में रोक के रख लेते हैं, प्रॉफिट को रिटेन कर लेते हैं, ताकि वो पैसा खर्च ना हो सके, फ्यूचर की कॉन्टिजेंसी के लिए काम आए। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, रिजर्व्स बोलते हैं। रिजर्व बनाना कंपलसरी नहीं है, लेकिन प्रोविजन बनाना मैंडेटरी है, ये वाली बात याद रखना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। प्रोविजन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, जबकि रिजर्व एक अप्रोप्रिएशन अमाउंट होता है। इसके बाद बेटा यहाँ एक चैप्टर आता है डिटरमिनेशन ऑफ मैनेजरियल रिम्यूनरेशन। मैनेजरियल रिम्यूनरेशन का कैलकुलेशंस कैसे किया जाएगा, इस पर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो चलो मैनेजरियल रिम्यूनरेशन पे कैसे क्वेश्चंस आएंगे उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम बात करें बेटा मैनेजरियल रिम्यूनरेशन की, मैनेजरियल रिम्यूनरेशन कैसा पे किया जाएगा, तो बच्चों मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है। मैनेजरियल रिम्यूनरेशन के इस चैप्टर में आपको 2 चीजें पढ़ना है, सेक्शन 197, 198 और शेड्यूल 5। सेक्शन 197, 198 कब लगता है भैया, जब कंपनी के पास सफिशिएंट प्रॉफिट है। इनसफिशिएंट प्रॉफिट है, कंपनी में लॉसेस है, तो शेड्यूल 5 के अकॉर्डिंगली मैनेजर साहब का रिम्यूनरेशन फाइंड आउट होता है। सबसे पहली बात यहाँ पर हमने डिस्कस की थी कि भैया देखो मैनेजर साहब को कितना मैक्सिमम रिम्यूनरेशन दिया जा सकता है, मैनेजरियल पर्सन को कितना मैक्सिमम रिम्यूनरेशन दिया जा सकता है। तो सेक्शन 197 बोलता है कि 11% ऑफ नेट प्रॉफिट से ज्यादा रिम्यूनरेशन आप नहीं दे सकते हो। दूसरी बात बोलते हैं यहीं पर कुछ सब लिमिट थी कि अगर एक होल टाइम डायरेक्टर, एक मैनेजिंग डायरेक्टर या मैनेजर को मैक्सिमम रिम्यूनरेशन दे रहे हो तो 5% दे सकते हो। सबको मिला के मतलब एक से ज्यादा अगर डायरेक्टर लोग हैं तो भैया 10% मिल सकता है होल टाइम डायरेक्टर को, इससे ज्यादा नहीं मिल सकता है। वहीं पार्ट टाइम डायरेक्टर की बात करें तो पार्ट टाइम डायरेक्टर अगर कंपनी में अकेले हैं तो वो 3% ले सकते हैं, मतलब कंपनी में कोई होल टाइम डायरेक्टर अवेलेबल नहीं है, केवल पार्ट टाइम डायरेक्टर है तो 3% ले सकते हैं। और अगर कंपनी में पार्ट टाइम डायरेक्टर के साथ होल टाइम डायरेक्टर या मैनेजिंग डायरेक्टर या मैनेजर पाया जा सकता है तो मैक्सिमम लिमिट जो रहेगी उनकी 1% रहेगी। ये वाली बात अपन ने डिस्कस की थी सेक्शन 195 को लेकर के। उसके बाद बेटा यहां पर मैंने आपसे बोला था कि देखो जब भी आप डायरेक्टर को रिम्यूनरेशन दोगे तो उसके लिए नेट प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। नेट प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैंने आपसे बोला था नेट प्रॉफिट निकालने के लिए जो आपका नेट प्रॉफिट बुक्स ऑफ अकाउंट में आ रहा है उसमें जोड़ दोगे, किसी भी तरह की प्रोविजन अगर बना रखे हैं तो प्रोविजन जोड़ देना।
डेप्रिसिएशन अगर आपने शेड्यूल 2 या सेक्शन 123 के अकॉर्डिंगली लगा रखा है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर उसके डिफरेंट लगा रखा है तो बुक वाला जोड़ देना जो बुक में लगाया है और सेक्शन 123 का माइनस कर देना। अगर सेक्शन 123 के अकॉर्डिंगली लगाया है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात मैंने आपको यहां पर बोली थी कि कोई कैपिटल लॉसेस हैं तो एड बैक कर देना, वॉलेंटरी पेमेंट है कोई एक्स ग्रेशिया पेमेंट जैसे तो वो भी प्लस कर देना, डायरेक्टर्स आपका कोई रिम्यूनरेशन सैलरी कमीशन दी है तो वो भी प्लस कर देना, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स पड़े हुए हैं तो वो भी प्लस कर देना, इनकम टैक्स एक्सपेंसेस हैं तो वो भी जोड़ देना, और साथ ही साथ कोई अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है तो वो भी ऐड कर देंगे। माइनस कर देंगे जो ऊपर प्रोविजन जोड़े हैं उससे रिलेटेड एक्चुअल एक्सपेंडिचर, माइनस कर देंगे सेक्शन 123 का डेप्रिसिएशन अगर ऊपर एड बैक किया है तो। अगर कंपनी ने सेक्शन 123 का डेप्रिसिएशन ऑलरेडी लगा रखा है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखेंगे वाली। साथ ही साथ एक्युमुलेटेड लॉसेस पड़े हैं सेक्शन 198 के तो माइनस कर देना, कोई रिजर्व पीएनएल में क्रेडिट कर रखा है तो वो भी माइनस कर देना। उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा वो प्रॉफिट हमारा कौन सा प्रॉफिट कहलाएगा, सेक्शन 198 का प्रॉफिट कहलाएगा, उस पर वो रेट अप्लाई कर देंगे तो हमको डायरेक्टर का कमीशन मिल जाएगा या रिम्यूनरेशन मिल जाएगा। ये था बेटा हमारा शेड्यूल सेक्शन 198 और 197। उसके बाद बेटा याद करो मैंने शेड्यूल 5 डिस्कस किया था। शेड्यूल 5 जो है, शेड्यूल 5 के अंदर एक लिमिट बताई गई है भैया, उस लिमिट के अकॉर्डिंगली रिम्यूनरेशन दिया जाएगा। क्या लिमिट है भैया, उसके लिए बोलते हैं सबसे पहले तो इफेक्टिव कैपिटल। इफेक्टिव कैपिटल अगर नेगेटिव है या 5 करोड़ से कम है तो 60 लाख रुपए पर एनम तक रिम्यूनरेशन दे सकते हो। 5 करोड़ रुपए है या 5 करोड़ से ज्यादा है लेकिन 100 करोड़ तक है तो 84 लाख का रिम्यूनरेशन दे सकते हो। 100 करोड़ है अमाउंट या उससे ज्यादा है और 250 करोड़ तक है तो 120 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन दिया जा सकता है, और 250 करोड़ से ऊपर का अमाउंट है तो 120 लाख, और जितना ऊपर है उसका 0.01% ऑफ इफेक्टिव कैपिटल जो आएगा उतना रिम्यूनरेशन दे सकते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है यहाँ पर कि भैया इफेक्टिव कैपिटल कैसे निकालेंगे, वो भी मैंने आपको सिखाया था। इफेक्टिव कैपिटल का मतलब होता है वो कैपिटल जो एक्चुअल में बिजनेस में इन्वेस्टेड है। कैसे निकालेंगे, मैंने आपसे बोला था पेड अप शेयर कैपिटल ले लेना, उसमें जोड़ देना सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, उसमें जोड़ देना रिजर्व एंड सरप्लस, उसमें जोड़ देना लॉन्ग टर्म्स लोन्स एंड डिपॉजिट अमाउंट, माइनस कर देंगे उसमें से क्या क्या भैया। अगर आपकी कंपनी एक इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं है तो इन्वेस्टमेंट माइनस कर देना, अगर इन्वेस्टमेंट कंपनी है तो माइनस करने की जरूरत नहीं है। एक्युमुलेटेड लॉसेस और प्राइमरी एक्सपेंसेस जो पड़े हैं वो माइनस कर देना, जो भी अमाउंट आएगा वो कैपिटल इफेक्टिव कैपिटल कहलाएगी। अब इफेक्टिव कैपिटल आ गई, उसके हिसाब से टेबल देख करके हम क्या करेंगे, रिम्यूनरेशन पे कर देंगे, काम खत्म हो जाएगा। ये क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है मैनेजरियल रिम्यूनरेशन को लेकर के, तो बच्चों मैनेजर रिम्यूनरेशन के क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा आपका कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी स्टेटमेंट, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी एग्जाम में आ सकते हैं। तो बच्चों कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी स्टेटमेंट क्या होता है, अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी स्टेटमेंट क्या है। तो हर एक कंपनी को कुछ अमाउंट अपने प्रॉफिट का कुछ पार्ट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी के लिए खर्च करना रहता है। कितना खर्च करना रहता है तो उसके बारे में डिस्कशन है सेक्शन 135 के अंदर, शेड्यूल 7 के अंदर और साथ ही साथ रूल 2014। ये तीन चीजें आपने ऑलरेडी लॉ के अंदर पढ़ी होंगी बच्चों अच्छे से, तो मेरे को यहाँ ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, वही सारी बातें यहाँ पर हैं। मैं बस एक थोड़ा सा शॉर्ट रिवीजन बता देता हूँ कि किसी कंपनी के ऊपर सेक्शन 135 कब लगता है। सेक्शन 135 तब लग जाएगा जब इनमें से कोई भी एक कंडीशन पूरी हो रही हो। अगर उसकी नेटवर्थ 500 करोड़ से ज्यादा है तो लग जाएगा, अगर उसका टर्नओवर 1000 करोड़ से ज्यादा है तो लग जाएगा, अगर उसका नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से ज्यादा है तो सीएसआर स्टेटमेंट लग जाएगा। और एक बार सीएसआर स्टेटमेंट लग गया दैट मींस उसको सीएसआर कमेटी बनाना पड़ेगी और 3 साल तक ही मेंटेन रखना पड़ेगी, 3 साल तक कंटिन्यू उसको सीएसआर कमेटी लगाना पड़ेगी। और ये सब चीजें कब देखना है, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की देखना है। ये वाली बात मैंने आपसे बोली थी, मतलब कोई नई नवेली कंपनी है तो उसके पास सीएसआर एक्टिविटीज की प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे। बस यहाँ एक बात ध्यान रखने वाली बात थी, मैंने आपको बताया था जो भी आपका नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हो उस नेट प्रॉफिट के समय नेट प्रॉफिट में कोई फॉरेन ऑपरेशन के गेन वगैरह जुड़े हैं तो वो कंसीडर नहीं होंगे, और किसी ऐसी कंपनी का डिविडेंड जुड़ा हुआ है मिला है जो आपको जो ऑलरेडी सेक्शन 135 फॉलो कर रही है तो वो वाला डिविडेंड भी कंसीडर नहीं किया जाएगा। सेम यहाँ पर नेट वर्थ निकालते समय मैंने आपसे बोला था रीवैल्यू एक्युमुलेटेड लॉसेस जो आपके पास पड़े हैं वो माइनस कर देंगे, साथ ही साथ बेटा कोई रीवैल्यूएशन रिजर्व पड़ा है तो उसको कंसीडर नहीं करना, और अमलगमेशन रिजर्व है तो उसको भी कंसीडर नहीं करेंगे। ये वाली बात आपको ध्यान रखना है नेटवर्थ के कैलकुलेशन में। तो ये सारी बातें मैंने आपको सीएसआर एक्टिविटीज के दौरान बताई थी, तो आपको सीएसआर एक्टिविटी का ध्यान रखना है बच्चों। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि सीएसआर एक्टिविटीज कौन सी कंपनी के ऊपर लगती है, किसको शामिल करना है किसको शामिल नहीं करना है।
इसके बाद बेटा रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर ऑलरेडी आपने अपने कंपनीज एक्ट में पढ़ रखा होगा, तो ये भी मेरे को रिवीजन देने की जरूरत नहीं है, अभी आपका पेपर हुआ है तो रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर सबको याद हो गई। सेगमेंट रिपोर्टिंग जरूर मैं डिस्कस कर देता हूं। सेगमेंट रिपोर्टिंग क्या होती है, तो मैंने आपसे बोला था कई कई बिजनेस ऐसे होते हैं जो कई सेगमेंट में काम करते हैं। जैसे नाहटा एकेडमी की बात करें तो सारे बच्चों को पता है 3 तरह के काम नाहटा एकेडमी करती है। क्या क्या भैया, एजुकेशन सर्विसेज देती है स्टूडेंट को, हॉस्टल सर्विसेज देती है, साथ ही साथ मैथ सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। तो ये 3 सर्विसेज हो गई, दैट मींस 3 सेगमेंट। हर एक कंपनी को क्या करना पड़ेगा, अगर उसके पास सेगमेंट रिपोर्टिंग वाला एएस एप्लीकेबल हो रहा है तो उसको रिपोर्टिंग सेगमेंट वाइज करना पड़ेगी। मतलब उसको हर एक एक्टिविटी का प्रॉफिट और लॉस डिस्क्लोज करके शेयर होल्डर को बताना पड़ेगा कि भैया जैसे नाहटा एकेडमी के ऊपर लगी है सेगमेंट रिपोर्टिंग, तो उसको बताना पड़ेगा एजुकेशन सर्विसेज से कितना प्रॉफिट हुआ है, हॉस्टल सर्विसेज से कितना प्रॉफिट हुआ है, मैथ सर्विसेज से कितना प्रॉफिट हुआ है, ये उसको डिस्क्लोजर में देना पड़ेगा। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे बच्चों मैंने एग्जाम्पल लिया था कि जैसे एयरटेल कंपनी है, तो एयरटेल कंपनी अलग अलग बिजनेस करती, कई तरह के बिजनेस करती है। जैसे भैया उसका सिम का बिजनेस भी चलता है जिसके अंदर वो टेलीफोन सर्विसेज प्रोवाइड करती है, प्रीपेड पोस्टपेड अलग अलग सिम देती है वो। इसके अलावा बेटा टेलीविजन सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है जिसके अंदर आपको डीटीएच वगैरह सर्विसेज भी मिल जाती हैं। इसके अलावा इंटरनेट सर्विसेज भी देती है, और इसके अलावा और एयरटेल मनी, एयरटेल बैंक, ये भी चलते हैं। तो इन सब सेक्टर के अलग अलग प्रॉफिट निकालना क्या कहलाएगा, सेगमेंट रिपोर्टिंग करना कहलाएगा। लेकिन क्वेश्चन ये राइज हो जाता है कि जब कोई कंपनी के अंदर कई तरह के बिजनेस होते हैं, लाइक यूनिलीवर कई तरह के प्रॉफिट प्रोडक्ट हैं, तो वो कैसे चूज करेगी, इतने सारे प्रोडक्ट सबका बताएगी क्या, नहीं। तो यहां पर उसको रिपोर्टेबल सेगमेंट दिखाना पड़ेंगे, और साथ ही साथ ज्योग्राफिकल सेगमेंट भी बताना पड़ते हैं। ज्योग्राफिकल सेगमेंट मतलब एरिया वाइज। तो 2 रिपोर्ट बनती है, एक बनती है प्रोडक्ट वाइज सेगमेंट रिपोर्टिंग कहलाती है बिजनेस सेगमेंट रिपोर्टिंग, और दूसरी बेटा ज्योग्राफिकल वाइज बनती है तो वो कहलाती है ज्योग्राफिकल रिपोर्टिंग। तो 2 तरह की सेकेंडरी रिपोर्टिंग जिसको हम बोलते हैं। तो ये छोटी कंपनीज पर नहीं एप्लीकेबल होता है, बड़ी बड़ी कंपनीज पर एप्लीकेबल होता है, मैंने ये भी आपको डिस्कस करके बताया था। अब इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि भैया बिजनेस सेगमेंट कैसे, बिजनेस सेगमेंट मतलब प्रोडक्ट वाइज मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, और ज्योग्राफिकल मतलब एरिया वाइज अगर उसको रिपोर्टिंग करना है तो वो एरिया वाइज रिपोर्टिंग होती है। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि भैया सेगमेंट की रिपोर्टिंग कैसे करेंगे। तो आपको क्या करना है, सारे सेगमेंट आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे मैंने आपको सिखाया है। सबसे पहले कुछ क्राइटेरिया लगाएंगे। क्राइटेरिया क्या है, 3। आप सबसे पहला क्राइटेरिया रेवेन्यू टेस्ट लगा दो। रेवेन्यू टेस्ट क्या होगा भैया, जो भी सेगमेंट है, अगर एक इंडिविजुअल सेगमेंट का टोटल जो आपके प्रोडक्ट की सेल आई है बिजनेस की, उस टोटल सेगमेंट रेवेन्यू का 10% करके देख लो। अगर वो 10% अमाउंट से किसी प्रोडक्ट की सेल ज्यादा है या उसके बराबर है तो बेटा उसको आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। सेम बेटा बोलते हैं यहां पर, आप प्रॉफिट देख लो, अलग अलग सेगमेंट के प्रॉफिट निकाल लो, प्रोडक्ट के प्रॉफिट निकाल लो, और उस प्रोडक्ट के प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट का 10% या उससे ज्यादा है, प्रॉफिट या लॉस, ध्यान रखना। सबसे पहले यहाँ एक और इंपॉर्टेंट बात, प्रॉफिट का टोटल अलग करना, लॉस का टोटल अलग करना, और प्रॉफिट और लॉस में विच एवर इज हायर जो होगा उसका 10% करना। वो अमाउंट जो आएगा उस अमाउंट से अगर उस प्रोडक्ट का प्रॉफिट और लॉस ज्यादा है तो वो भी रिपोर्टिंग होगा। तीसरा असेट टेस्ट लगा लो। असेट टेस्ट के अंदर टोटल सेगमेंट की असेट ले लो, उसका 10% निकालो। 10% से ज्यादा असेट किसी सेगमेंट को अलोकेटेड है तो ध्यान रखना उसकी रिपोर्टिंग आपको करना पड़ेगी। ऐसी रिपोर्टिंग कहलाएगी बेटा रिपोर्टेबल सेगमेंट कहलाएंगे। इसके अलावा मैनेजमेंट चाहे तो कुछ मन से भी रिपोर्टिंग कर सकता है, मैनेजमेंट को छूट है, लेकिन ऊपर वाली चीजें रिपोर्टेबल करना कंपलसरी है। साथ ही साथ मैनेजमेंट को यह भी बोला गया है कि कम से कम 75% रेवेन्यू वाले सेगमेंट रिपोर्टेबल होना चाहिए। अगर उससे कम हो रहे हैं रिपोर्ट तो आप मन से रिपोर्ट सेगमेंट लेकर के रिपोर्टेबल सेगमेंट बनाओगे और रिपोर्टेबल करोगे। ये 3 कंडीशंस आपको कंसीडर करके चलना है। इस पे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, वो बोल देंगे भैया ABCD 4 प्रोडक्ट हैं, इनमें से किसको रिपोर्टेबल करना है, तो भैया ये 10% टोटल लगा के आप कर लेना। वो सबकी असेट, सबकी लायबिलिटी, सबकी रेवेन्यू, सबके एक्सपेंसेस क्वेश्चन में गिवन होते हैं। मैंने आपको क्वेश्चन करा रखा था, तो वैसे ही क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लेना, काम खत्म हो जाएगा। दैट रिपोर्टिंग इज सेगमेंट रिपोर्टिंग, ये भी था। इसके बाद आता है बेटा चैप्टर नंबर 7। इट इज इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसको हम बोलते हैं कंसोलिडेटेड। इस चैप्टर में क्या सर, इस चैप्टर में आपको सबसे पहला क्वेश्चन निकालने आता है भैया गुडविल और कैपिटल रिजर्व निकालो। इट इज वेरी वेरी इजी। 2 तरीके से मैंने आपको बताया था। पहला, डेट ऑफ एक्विजिशन की, जिस दिन एक्विजिशन हुआ उस दिन की नेट असेट ले लो।
नेट असेट कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं करना बच्चे, असेट्स में से लाइबिलिटी माइनस कर देना। जो नेट असेट्स आएंगी उसका जितना परसेंट अमाउंट आपने खरीदा है, जैसे 60% ही आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है सब्सिडी कंपनी में, तो उसका 60% कर देना। जो अमाउंट आया उसको कंपेयर कर लेना जितने रुपए के इन्वेस्टमेंट किए हैं उससे, इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट से कंपेयर कर लेना। अगर आपने ज्यादा पेमेंट करके खरीदा है तो गुडविल है, और कम पेमेंट किया है तो कैपिटल रिजर्व है। इसको निकालने का एक और तरीका है, मैंने बोला था इक्विटी शेयर कैपिटल ले लो सब्सिडी कंपनी की, उसके रिजर्व एंड सरप्लस ले लो डेट ऑफ एक्विजिशन तक के। एक्युमुलेटेड लॉसेस कुछ पड़े हैं तो वो माइनस कर दो। ये जो आया ये भी नेट असेट्स है, इसका 60% मान लो आपने खरीद रखा है तो 60% कर लो। ध्यान रखना 60% मैं अज्यूम कर रहा हूं, 70% खरीद रखा तो 70% कर दो, 80% खरीद रखा तो 80% कर दो। इसको कंपेयर कर लेंगे इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट से, कंपेयर कर लो बच्चों। तो इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट जितने में खरीदे थे कंपेयर करोगे, जो डिफरेंस अमाउंट होगा वो गुडविल होगा, काम खत्म। पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा। दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं भैया माइनॉरिटी इंटरेस्ट बताओ। माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या होती है? इट इज वेरी इजी, ये बैलेंस शीट डेट की देखना है। बैलेंस शीट डेट की पहला तरीका नेट असेट निकाल लो, वही नेट असेट्स। नेट असेट निकालोगे कैसे? असेट माइनस लायबिलिटी करके। सर फिर कुछ नहीं करना बेटा, जितना परसेंट आपने खरीदा है उसको छोड़ के रिमेनिंग परसेंट इस पे लगा दो। लेकिन ये बैलेंस शीट डेट लेना है, डेट ऑफ एक्विजिशन नहीं लेना है, बस इतना याद रखना। तो आपका माइनॉरिटी इंटरेस्ट आ जाएगा, काम खत्म हो जाएगा, फुर्सत। या सेम बेटा इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, बैलेंस शीट डेट का लेना है, माइनस एक्युमुलेटेड लॉसेस जो पड़े हैं माइनस कर दो, जो आ रहा है उस पर माइनॉरिटी इंटरेस्ट लगा दो। ऐसे भी निकाल सकते हो अगर ये इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है तो, या तो असेट लायबिलिटी के रूप में होती है, इक्विटी के रूप में होती है, तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकालने आ सकता है एग्जाम में। ये दो चीजें निकालने जनरली आती है। दूसरी चीज, तीसरी चीज क्वेश्चन जो यहां पूछता है वो ये कि भैया कैपिटल प्रॉफिट किसको बोलते हैं, रिवेन्यू प्रॉफिट किसको बोलते हैं। तो मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया था, कैपिटल प्रॉफिट कौन से होते हैं बेटा? वो प्रॉफिट जो डेट ऑफ एक्विजिशन तक के सब्सिडी कंपनी के। रिवेन्यू प्रॉफिट क्या होते हैं? जो उसने डेट ऑफ एक्विजिशन के बाद अर्न किए, वो प्रॉफिट रिवेन्यू प्रॉफिट कहलाते हैं। इनको हम प्री एक्विजिशन प्रॉफिट भी बोलते हैं, इनको पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट भी बोलते हैं। तो ये और प्री और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट आपसे पूछ सकते हैं, तो ये आपसे निकालने आना चाहिए। चौथी चीज जो यहां पूछा जाएगा, चौथी चीज बेटा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कैलकुलेशंस पूछते हैं आपसे कि अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट निकालने के लिए आपको क्या करना है भैया, मैंने आपसे पढ़ा रखा है कि स्टॉक ले लेंगे, जो भी होल्डिंग ने सब्सिडी को बेचा हो या सब्सिडी ने होल्डिंग को बेचा, अपवर्ड हो या डाउनवर्ड स्ट्रीम हो, हमने दोनों पढ़ा था। स्टॉक ले लो, स्टॉक में मल्टीप्लाई कर दो जीपी रेट, जो भी जीपी रेट है। जीपी रेट कौन सी वाली लेंगे? मैंने बोला था हमेशा ऑन सेल, ऑन कॉस्ट कभी नहीं लेना है। ऑन सेल वाली रेट लगा देना, अनरियलाइज प्रॉफिट आ जाएगा। अनरियलाइज प्रॉफिट का ट्रीटमेंट आपसे पूछ सकते हैं, तो मैंने आपसे बोला था अगर होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडी कंपनी को बेचा है तो होल्डिंग कंपनी के प्रॉफिट में से कम होगा, होल्डिंग कंपनी के प्रॉफिट को कंसोलिडेटेड P&L बोलते हैं, वहां से माइनस कर देंगे। और अगर सब्सिडी ने होल्डिंग को बेचा है तो मैंने आपसे बोला था रेवेन्यू प्रॉफिट दैट इज पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट से माइनस हो जाएगा। ये अनरियलाइज प्रॉफिट का कैलकुलेशंस बोला था। चौथी के बाद पांचवी चीज जो यहाँ आती है बच्चों, पांचवी चीज मैंने आपको बताई थी। पांचवी चीज क्या पूछी थी यहाँ पर? कॉमन डेप्ट। कॉमन डेप्ट कैंसिलेशन करेंगे, डेटर, क्रेडिटर, बीआर, बीपी सब कैंसिल होने के बाद नेट अमाउंट जो बचेगा वो डिस्क्लोजर किया जाएगा। नेट कैसे भैया? इसने उसको बेचा था, उसने इसको बेचा था, या इसका एक डेटर ने यहाँ से खरीद रखा, वहां बेच रखा है, तो एक जगह डेटर आ रहा है, एक जगह क्रेडिटर आ रहा, कैंसिल कर देंगे, एक जगह बीपी आ रहा है, एक जगह बीआर आ रहा, कैंसिल कर देंगे। नेट अमाउंट को ही बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा, तो वो डिस्क्लोजर से रिलेटेड बात मैंने आपको बताई थी। ये 5 तरह के क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए थे, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है माइनॉरिटी इंटरेस्ट और गुडविल। जनरली इसी के क्वेश्चंस आते हैं और ये ज्यादा से ज्यादा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट के क्वेश्चंस पूछते हैं। बस ये 3 चीजें भी आप इस चैप्टर में पढ़ लेते हो तो काम हो जाएगा। ये चैप्टर आपका क्या था बच्चों? कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके बाद आता है बेटा चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 जो है कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, मतलब एनुअल रिपोर्ट में हमारी बैलेंस शीट P&L के अलावा कुछ रिपोर्टिंग और होती है जो कि कुछ वॉलेंट्री है, कुछ मैंडेटरी है। उसकी रिपोर्टिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस चैप्टर्स यहाँ पर हैं। ऑलरेडी आपके लॉ के अंदर बहुत कुछ कवर हो चुका होता है, जैसे कौन कौन सी चीजें इसके अंदर आती हैं। तो वेरियस रिपोर्टिंग के अंदर जैसे ऑडिटर रिपोर्ट दैट इज कारो,
कारो की रिपोर्टिंग कैसे होगी हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, लॉ के अंदर भी और अकाउंट्स के अंदर भी। तो ये कारो से रिलेटेड क्वेश्चंस भैया, कारो की सेक्शंस क्या है, कारो किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा वो पूछते हैं। वैल्यू एडेड स्टेटमेंट, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड स्टेटमेंट, शेयर होल्डर वैल्यू एडेड स्टेटमेंट, ये पूछते हैं आपसे, दैट इज अ वॉलंटरी स्टेटमेंट, इनको रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं। इसके अलावा बेटा आपसे पूछते हैं कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग से भी आपसे पूछते हैं। तो ये कुछ रिपोर्टिंग एक्स्ट्रा जो हमको इस चैप्टर नंबर 8 में देखने को मिलती है। इट इज अ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, लेकिन हाँ दो चीजें आपके प्रैक्टिकल्स हैं, जिसमें जो प्रैक्टिकल चैप्टर है वो क्या है, एक तो इकोनॉमिक वैल्यू एडेड स्टेटमेंट और दूसरा बेटा आपका वैल्यू एडेड स्टेटमेंट। इससे रिलेटेड चैप्टर एग्जाम में प्रैक्टिकल्स भी आ सकते हैं। तो चलो इनको भी एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली बात मैं आपको यहाँ पर जो डिस्कस करने वाला हूँ वो रहेंगे बेटा आपके वैल्यू एडेड स्टेटमेंट, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड स्टेटमेंट और कारो। बाकी रिपोर्टिंग आपने लॉ में अभी पढ़ी है, तो मेरे को यहाँ एक्स्ट्रा कुछ बताने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि लॉ का चैप्टर अभी, लॉ का पेपर आप दे के आए हो तो वो सब पढ़ के गए होगे, तो ऑलरेडी वो पूरा का पूरा थ्योरी वाला पार्ट यहाँ काम आ जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वैल्यू एडेड स्टेटमेंट से। तो भैया वैल्यू एडेड स्टेटमेंट होता क्या है, वैल्यू एडेड स्टेटमेंट क्या है, मैंने आपको पढ़ा रखा है बेटा। हम जो नेट प्रॉफिट निकालते हैं वो कंपनी ओरिएंटेड होता है और शेयर होल्डर के लिए होता है। लेकिन वैल्यू एडेड स्टेटमेंट क्या है बेटा, वैल्यू एडेड स्टेटमेंट भी एक तरह का P&L है, बस ये जो है ये कंबाइंड एफर्ट को रिप्रेजेंट करता है। किस किस के कंबाइंड एफर्ट को बेटा, एम्प्लॉय के, मैनेजमेंट के, फाइनेंस प्रोवाइडर के, शेयर होल्डर और कंपनी, इन 5 लोगों के कंबाइंड एफर्ट से जो कंपनी की वैल्यू में एडिशन हुआ है, जो कंपनी की वेल्थ में इंक्रीज हुआ है, उसको हम वैल्यू एडेड स्टेटमेंट बोलते हैं। वैल्यू एडेड स्टेटमेंट निकालते कैसे हैं, तो मैंने आपको बहुत सरल तरीका बताया था कि भैया आपको एग्जाम में निकालने आएगा ग्रॉस वैल्यू एडेड। ग्रॉस वैल्यू एडेड कैसे निकालेंगे, तो भैया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो क्वेश्चन में गिवन होगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में वापस जोड़ देना उन सब के खर्चे, जैसे मैनेजर साहब का रिम्यूनरेशन, कमीशन वगैरह, एम्प्लॉय की वेजेस, एम्प्लॉय की सैलरी, एम्प्लॉय की ग्रेजुटी, एम्प्लॉय से रिलेटेड एक्सपेंसेस, तो एम्प्लॉय के एक्सपेंसेस जोड़ देना, साथ ही जोड़ देना इसमें डेप्रिसिएशन, साथ ही जोड़ देना बेटा इसमें इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन का इंटरेस्ट, ये जोड़ दो। ये जोड़ने के बाद जो आएगा वो वैल्यू एडेड, ग्रॉस वैल्यू एडेड कहलाएगा। ग्रॉस वैल्यू एडेड में से अगर आप डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हो तो नेट वैल्यू एडेड आ जाता है। तो नेट वैल्यू एडेड पूछे तो ग्रॉस वैल्यू एडेड निकाल के नेट वैल्यू डेप्रिसिएशन माइनस कर देना, डेप्रिसिएशन एड बैक मत करना, जो भी करना हो। तो ये 2 क्वेश्चंस यहाँ पूछे जाते हैं। अब उसके बाद ये पूछेंगे भैया किस चीजों को डिसअलाउड किया है, तो भैया कौन कौन सी चीजें डिसअलाउड कर दी, जो हमारे P&L में हम खर्चे में डालते थे वो बोल रहे हैं यहाँ अप्रोप्रिएशन में डाल दो। कौन कौन सी चीजें, जैसे मैनेजर का रिम्यूनरेशन हमारे P&L में आता है लेकिन वो यहाँ अप्रोप्रिएशन में आएगा। कैपिटल एम्प्लॉय से रिलेटेड एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय से रिलेटेड एक्सपेंसेस हमारे P&L में आते हैं लेकिन यहाँ अप्रोप्रिएशन में जाएंगे। डेप्रिसिएशन हमारे P&L का पार्ट है लेकिन यहाँ अप्रोप्रिएशन में आएगा। इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन यहाँ अप्रोप्रिएशन में जाएगा, जबकि वहां पर हम P&L में लेते हैं। बस ये फर्क है कि इन चीजों को ऐड बैक कर देना, आपके प्रॉफिट एंड प्रॉफिट टैक्स जो आ रहा है उसमें ऐड बैक कर देना, तो अप्रोप्रिएशन वाली चीजें पता चल जाएंगी। बाकी गवर्नमेंट को जो पे कर रहे हो वो भी अप्रोप्रिएशन का होगा, इसलिए बेटा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिया है। अगर आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है क्वेश्चन में तो आपको टैक्स भी ऐड बैक करना पड़ेगा, तब जाके आपका ग्रॉस वैल्यू एडेड आएगा। तो सबसे पहले ग्रॉस वैल्यू एडेड निकाल दो, उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर दोगे तो नेट वैल्यू एडेड आ जाएगा। अप्रोप्रिएशन इन सबको होगा। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे वैल्यू एडेड स्टेटमेंट से रिलेटेड। तो ये था बेटा हमारा वैल्यू एडेड स्टेटमेंट। उसके बाद आता है बेटा EVA, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड स्टेटमेंट। आपसे इकोनॉमिक वैल्यू एडेड स्टेटमेंट पूछ सकते हैं। ये फॉर्मेट आपके कोई काम का नहीं है, फालतू इसको डिस्कस मत करना, ना ही इस पर अपना टाइम खराब करना। इसके बाद इकोनॉमिक वैल्यू एडेड स्टेटमेंट। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड स्टेटमेंट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, सबसे पहले निकालना पड़ेगा नोपेट। नोपेट कैसे निकालोगे, नोपेट निकालने के लिए आपको क्वेश्चन में EBIT दिया रहेगा, EBIT में से टैक्स माइनस कर देना, नोपेट आ जाएगा। फिर क्या करेंगे सर, फिर कुछ नहीं बेटा, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या, इक्विटी, रिजर्व एंड सरप्लस, प्रेफरेंस है, लॉन्ग टर्म लोन, सब जोड़ देना, ये कैपिटल एम्प्लॉयड होगा। इसमें WACC का मल्टीप्लाई कर देना, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मल्टीप्लाई कर देना, तो ये आ जाएगी बेटा कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल और नोपेट दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो EVA। EVA पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन EVA पॉजिटिव होगा तो अच्छी कंपनी है, EVA नेगेटिव है तो खराब कंपनी है, EVA 0 है तो भी कंपनी अच्छी कंपनी मानी जाएगी। ये है बच्चा हमारे EVA का कैलकुलेशन कि EVA
कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो बच्चों इसके बाद आता है मार्केट वैल्यू एडेड। मार्केट वैल्यू एडेड क्या है? मार्केट वैल्यू एडेड क्या है बेटा? आपको कुछ नहीं करना है, कंपनी के शेयर कैपिटल ले लो, इक्विटी शेयर्स कैपिटल। इक्विटी शेयर्स जितने भी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हैं, सॉरी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स जो होंगे, उस नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स में मल्टीप्लाई कर देना मार्केट प्राइस पर शेयर का जो क्वेश्चन में गिवन होगी। तो ये आ जाएगी कंपनी की टोटल मार्केट वैल्यू। इसमें से माइनस कर देना कैपिटल इन्वेस्टेड, मतलब बुक वैल्यू, जो कंपनी की बुक वैल्यू है वो माइनस कर देना। तो मार्केट वैल्यू में से बुक वैल्यू माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा मार्केट वैल्यू एडेड। तो मार्केट वैल्यू एडेड निकालने आ सकता है एग्जाम में, तो मार्केट वैल्यू एडेड निकालते आना चाहिए। शेयर होल्डर वैल्यू एडेड कुछ नहीं बेटा, आपका ईवीए ही है। तो जैसा हम ईवीए निकालते थे वैसे ही शेयर होल्डर वैल्यू एडेड निकालने आएगा एग्जाम में। तो बेसिकली शेयर होल्डर वैल्यू एडेड ईवीए ही है, आप ईवीए कैलकुलेट करते थे वही हमारा शेयर होल्डर वैल्यू एडेड है, वैसे ही कैलकुलेशंस करना है। तो ये हमारा हो गया शेयर होल्डर वैल्यू एडेड स्टेटमेंट। उसके बाद आता है बच्चों आपका कारो। कारो किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा? बस हमको उसकी एप्लीकेबिलिटी याद रख लोगे तो उससे आपसे क्वेश्चन एग्जाम के बन जाएंगे। सबसे पहले बोलते हैं भैया कारो एप्लीकेबल होगी सारी कंपनीज पर इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी, बट एक्सेप्ट कौन कौन सी कंपनी? सबसे पहले बोलते हैं बैंकिंग कंपनी के ऊपर कारो एप्लीकेबल नहीं होगी। उसके बाद बोलते हैं नेक्स्ट बेटा इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर कारो एप्लीकेबल नहीं होगी। सेक्शन 8 कंपनी जो रजिस्टर्ड हैं एनपीओ के रूप में उनके ऊपर भी कारो एप्लीकेबल नहीं होगी। ओपीसी कंपनी 1% कंपनी के ऊपर भी कारो एप्लीकेबल नहीं होगी। साथ ही साथ स्मॉल कंपनीज जो हैं उनके ऊपर भी एप्लीकेबल नहीं होगी। और लास्ट वन बेटा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिनकी कोई होल्डिंग सब्सिडी नहीं है उनके ऊपर भी एप्लीकेबल नहीं होगी। इन कंपनीज के ऊपर कारो एप्लीकेबल नहीं होगी, बाकी सबके ऊपर क्या एप्लीकेबल होगी बच्चों? कारो एप्लीकेबल होगी। ये क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है कारो किसके ऊपर एप्लीकेबल होगी, किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी। ओके, कारो है क्या सर? बेटा कंपनी ऑडिटर रिपोर्ट, हर एक कंपनी का ऑडिटर से ऑडिट कराते हैं, तो ऑडिटर क्या करता है बेटा? अपनी ऑडिट रिपोर्ट रिप्रेजेंट करता है, उसको किस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना है, ये हमारी कारो है। कहां दिया हुआ है बेटा? सेक्शन 143 के अंदर। सेक्शन 143 ऑफ कंपनीज एक्ट डील करती है कारो कैसी होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली बेटा कारो रिप्रेजेंट करना पड़ती है, जिससे कंपनी के शेयर होल्डर, कंपनी के मैनेजमेंट को कंपनी की ट्रू एंड फाइनेंशियल पोजीशन रिप्रेजेंट हो सके। ये बात बेटा कारो बताती है। इसके अलावा बात करें बेटा कारो के अलावा इस चैप्टर में और क्या है? कारो के अलावा इस चैप्टर में आता है बेटा कॉर्पोरेट गवर्नेंस, जो ऑलरेडी आपने पढ़ रखा होगा। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस को मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, अभी लॉ के अंदर आप पढ़ के ऑलरेडी आए होंगे, तो वो आपने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। लॉ के अंदर तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस है। बाकी बेटा इस चैप्टर के अंदर जो है मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं। तो ये था बेटा हमारा चैप्टर नंबर 8। तो आई होप चैप्टर नंबर 8 में आप 100% श्योरिटी रखोगे कि एग्जाम में आपसे इसके क्वेश्चंस बन जाएंगे। इसके बाद बेटा चैप्टर नंबर 9 कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना। लेकिन हाँ, निखिल सर ने इसको आपको करवा दिया होगा, तो जैसा निखिल सर ने पढ़ाया था बस वैसा आप पढ़ के चले जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, आपसे एग्जाम में बनेगा निखिल सर का ये चैप्टर। तो मैं डिस्कस नहीं करूंगा, इसको निखिल सर ने पढ़ा दिया होगा। तो चैप्टर नंबर 9 के बाद आता है बेटा चैप्टर नंबर 10, जो कि आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पर है। किस पर है बच्चों? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो चैप्टर नंबर 10 आपका है बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का। तो चलो चैप्टर नंबर 10 देख लेते हैं एक बार। दैट इज योर चैप्टर नंबर 10। कहां गया? दैट इज चैप्टर नंबर 10 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। यहां क्या पढ़ना है सर? सबसे पहली बात, इस चैप्टर को आप पढ़ रहे हो, बहुत अच्छी बात है। ये चैप्टर एक लेंथी चैप्टर है, मैंने आपको ढेर सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ाए थे इस चैप्टर के अंदर। आप इस चैप्टर में 2-3 बातें बहुत अच्छे से याद कर लो। एक तो एएस के नाम, नेम ऑफ एएस, AS1 किसका है, AS2 किसका है, AS3 किसका है। उसके अलावा AS2 जो कि वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री पर था, उसके क्वेश्चंस आ सकते हैं कि भैया इन्वेंट्री को किस पे वैल्यू किया जाएगा। तो मैंने आपको पढ़ा रखा है कॉस्ट एनआरवी विच एवर इज लोअर वैल्यू करते हैं। कॉस्ट क्या होती है, एनआरवी क्या होती है, और इंडिविजुअल बेसिस पर करते हैं। मतलब अगर अलग अलग प्रोडक्ट दिए हैं, जैसे प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी,
इनकी कॉस्ट अलग अलग दे रखी है, इनकी एनआरबी अलग अलग दे रखी है, तो हर एक को अलग अलग वैल्यूएशन किया जाएगा, कॉस्ट और एनआरबी विच एवर इज लोअर, फिर जो आएगा वो वैल्यू यहाँ की जाएगी इंडिविजुअल बेसिस पर। ये बात मैंने आपसे बोली थी। तो AS2 अच्छे से पढ़ लेना बेटा इसमें, क्योंकि मैं इससे ज़्यादा वीडियो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि आप बोर हो जाओगे, ज़्यादा बेटर है सेल्फ स्टडी करना। तो मैं आपको कुछ कुछ पॉइंट इसमें बता रहा हूँ जो आपको पढ़ लेना है। इसके अलावा AS20 देख लेना बहुत अच्छे से, EPS के कैलकुलेशन एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो AS20 जो मैंने पढ़ाया था वो अच्छे से पढ़ लेना बेटा इस चैप्टर में, और यहीं पर पढ़ लेना AS7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चंस। जनरली इन 3 AS से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, 3 पढ़ लेना। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 जो मैंने आपको पढ़ाया था वो भी आप पढ़ लेना एक बार। ये 4 AS बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी AS के नाम याद कर लो, काम कंप्लीट हो जाएगा, इससे ज्यादा यहां करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद चैप्टर नंबर 11 जो है बेटा आपका, चैप्टर नंबर 11 के अंदर आपको क्या करना है मैंने आपको बताया था, डिफरेंट अकाउंटिंग अथॉरिटी के बारे में बताया गया है। तो यहां आपको केवल इनके फुल फॉर्म याद करना है, सारी अकाउंटिंग अथॉरिटी के फुल फॉर्म। आपको एक शॉर्ट फॉर्म दिया रहेगा, फुल फॉर्म अकाउंटिंग अथॉरिटी याद होना चाहिए, और ये कब एस्टेब्लिश हुई वो डेट याद करना है। बाकी इस चैप्टर में आपको कुछ पढ़ना नहीं है। तो चैप्टर नंबर 11 है ये। चैप्टर नंबर 12 IFRS पर है। IFRS क्या होते हैं? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। वो हमारे इंडिया में इंड AS के नाम से एप्लीकेबल हैं। तो वो इंड AS वाले आपको नेम दिए हुए हैं, आप उनके नाम और वो नंबर याद करेंगे। AS चैप्टर नंबर 12 के अंदर इंड AS के नाम और नंबर के इंड AS जो हैं कितने बने, कहां से बने, उसके नाम और नंबर याद कर लें, काम खत्म। दे रखा है इंड AS 101, 102, नाम और नंबर याद करना है बस। आप इससे ज्यादा इंड AS को मत पढ़ना, क्योंकि इट इज अ डिफिकल्ट। अगर आप इतना से ज्यादा पढ़ पाओगे, हाँ अगर जो मेरा ओरिजिनल लेक्चर्स हैं वहां से आप देख रहे हो तो ऑलरेडी आपने पढ़ रखे होंगे, तो जितना पढ़ रखे हैं दे आर वेल गुड, उससे ज्यादा कुछ यहाँ करने की जरूरत नहीं है। ये है बेटा आपका चैप्टर नंबर 12। तो आई होप आपको यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा। अब लास्ट कॉन्सेप्ट या लास्ट चैप्टर बचता है बेटा वैल्यूएशंस। तो बेटा इस वैल्यूएशन चैप्टर में आपको क्या करना है, सबसे पहले वैल्यूएशंस के अंदर आता है बेटा आपका वैल्यूएशंस के अप्रोचेस कौन सी हैं, कितनी अप्रोचेस हैं, तो मैंने आपको लिखवाई थी। देयर आर 3 अप्रोचेस, असेट अप्रोच, इनकम अप्रोच और मार्केट अप्रोच। 3 अप्रोचेस से हम क्या करते हैं, वैल्यूएशंस करते हैं। तो देयर आर 3 अप्रोचेस फॉर वैल्यूएशंस, मार्केट अप्रोच, असेट अप्रोच और आपकी इनकम अप्रोच। सबसे पहले असेट अप्रोच की बात करें तो यहां कुछ नहीं करना बेटा। असेट अप्रोच क्या है, हमारी नेट असेट वैल्यू ही है, असेट्स माइनस लायबिलिटी कर दें, डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कर देंगे तो एक शेयर्स की वैल्यू पता चल जाएगी, जिसको हम इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर बोलते हैं, वो निकाल लें। तो नेट असेट वैल्यू निकालना आ गई थी। मैंने आपको बोला था यहाँ सेट मार्केट वैल्यू पर लेंगे, लायबिलिटी भी पेबल वैल्यू पर लेंगे, माइनस कर दो रिजर्व एंड सरप्लस को छोड़ करके, जो वैल्यू आई है वो वैल्यू आपकी क्या कहलाएगी, नेट असेट। उस नेट असेट को डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कर देना, वैल्यू पर शेयर्स आ जाएगा। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है, तो दैट इज अ नेट असेट मेथड। दूसरी बेटा प्राइस टू बुक मल्टीपल मेथड। प्राइस टू बुक मल्टीपल मेथड्स क्या है, यहां पर प्राइस टू बुक मल्टीपल मेथड का मैंने आपको फॉर्मूला लिखवा रखा है। फॉर्मूला क्या करना है आपको, ROE मल्टीप्लाई, ROE मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी, मल्टीप्लाई कर देना बेटा रिटेंशन रेशो, मल्टीप्लाई कर देना 1 प्लस ग्रोथ रेट डिवाइड बाय K माइनस G करेंगे तो आपका प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला याद कर लें, इस फॉर्मूले से आप प्राइस टू बुक वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर बच्चों प्राइस टू बुक वैल्यू के बाद मैंने आपको सिखाया था इनकम अर्निंग अप्रोच। इनकम अप्रोच अर्निंग अप्रोच में एक तो आती है डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड। डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड क्या है, मैंने आपको बताए थे, फ्यूचर के कैश फ्लो होंगे, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, जो वैल्यू आ रही है उसको कंपेयर कर लो अपने आउटफ्लो ऑफ कैश, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो से, तो आपकी एनपीवी आ जाएगी। जो एनपीवी आएगी, अगर एनपीवी पॉजिटिव है तो प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे, एनपीवी नेगेटिव है तो प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देंगे। एफएम के अंदर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर इसको पढ़ा होगा, तो वो वाली चीज यहां पर ऑलरेडी कैलकुलेट करना सीखना है आपको। तो ये भी हमने डिस्कस किया था ऑलरेडी। इसके अलावा कैपिटलाइजेशन मेथड क्या है, कैपिटलाइजेशन अर्निंग मेथड क्या है बेटा, कैपिटलाइजेशन ऑफ अर्निंग मेथड इट इज वेरी इजी। आपकी नेट ऑपरेटिंग इनकम, जो भी बिजनेस की नेट ऑपरेटिंग इनकम है उसको कैपिटलाइजेशन रेट से डिवाइड कर दो, वैल्यू आ जाएगी बिजनेस की। बस जो ये वैल्यू आई है बेटा,
बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। आपने निकाला भी सीखा होगा। क्या सीखा होगा सर, क्या सीखा होगा? इट इज वेरी वेरी इजी। आपने निकालना सीखा होगा P0 इक्वल टू D1 P0 इक्वल टू D1 अपॉन KE माइनस जी। बस यही फॉर्मूला हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड का है। ये लगा दो, काम खत्म बेटा। यहाँ पर आपको मार्केट प्राइस पर शेयर निकालना आ जाएगा। तो ये मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा रखा है, तो ये आप इस तरह से कैलकुलेशंस कर सकते हैं। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है? मैंने आपसे बोला था कि नए फंड को इकट्ठा करने के लिए, नए फंड को लाने के लिए जो एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करना पड़ेगी वो हमारी क्या कहलाएगी? मार्जिनल कॉस्ट कहलाएगी। तो ये भी मैंने आपको ऑलरेडी समझा रखा है बच्चों, इसको आप एक बार अच्छे से कर लेना। मार्केट बेस्ड अप्रोच के अंदर क्या आता है बेटा? हमारा पी रेशो मेथड आती है। पी रेशो क्या है? एमपीएस अपॉन ईपीएस होता है। तो बताओ, अगर मार्केट प्राइस पर शेयर निकालना है तो क्या कर दें? ईपीएस में पी रेशो का मल्टीप्लाई कर दो तो हमारी मार्केट प्राइस पर शेयर आ जाएगी। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखी है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए बच्चों। और एक डिविडेंड वाले ग्रोथ वाला फॉर्मूला जो एफएम के अंदर पड़ा था वो भी यहाँ पर लगा के कैलकुलेशंस कर सकते हो। इसके बाद इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थे कुछ यहाँ पर, इनको आप चाहो तो स्किप कर सकते हो क्योंकि एस 20 पढ़ लिया है, तो इंडेस 33 आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा आप 32 भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था। जो एक के लिए फाइनेंशियल असेट्स होते हैं, दूसरे के लिए फाइनेंशियल लाइबिलिटी होते हैं, वो हमारे लिए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स कहलाते हैं। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स पर इंडेस 32, 109 वगैरह लगते हैं, 107 भी लगता है। मैंने आपसे बोला था कि इनको हमेशा फेयर वैल्यू पर प्रेजेंट किया जाता है। तो अगर ये आपको पढ़ा हुआ है थियोरेटिकल पार्ट तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो आप इसको छोड़ सकते हो। फेयर वैल्यू मेजरमेंट वाला एएसबी आपके कोई काम का नहीं है, इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस आते नहीं है, आप छोड़ सकते हो इसको। इसके बाद आता है बेटा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और वैल्यूएशन ऑफ शेयर। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और वैल्यूएशन ऑफ शेयर, दो चीजें यहां से आप इस चैप्टर से पढ़ लें। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल वो वही 5 मेथड बेटा जो हमने कहाँ पढ़ रखी हैं, सारे बच्चों को पता है, 12th क्लास में पढ़ी थी। वही मेथड यहाँ पर है एज इट इज बच्चों, तो वही मेथड आपसे पूछी जाएंगी। और शेयर के अंदर नेट असेट मेथड और बेटा ग्रोथ मेथड जो हमने पढ़ी है तो वो, और इसके अलावा एक और यहाँ पर यील्ड मेथड यहाँ पर शेयर वैल्यूएशंस के अंदर आती है। नेट असेट तो ऑलरेडी आपको पता है, इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकालेंगे, असेट माइनस लायबिलिटी करके निकाल लेंगे, काम खत्म। एक आती है आपकी यील्ड मेथड। यील्ड मेथड के अंदर मैंने आपसे बोला था कुछ नहीं करना बच्चों, आप क्या करोगे फटाफट बोलो। आपके कंपनी की यील्ड जैसे डिविडेंड रेट उसको ऊपर रख दो और इंडस्ट्रीज की रेट, जो इंडस्ट्रीज की रेट दे रखी उसको नीचे रख दो, मल्टीप्लाई कर दोगे पेड अप वैल्यू पर शेयर से, तो आपके पास वैल्यू पर शेयर आ जाएगी। ये मैंने आपको सिखाया था यील्ड मेथड से। नेट असेट मेथड और यील्ड मेथड बस ये दो पढ़ के चले जाओ, इससे ही आपका काम हो जाएगा। और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, बस बेटा इतना आप पढ़ के चले जाओ, काम खत्म है, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक और चैप्टर है, लास्ट चैप्टर, वो टोटली एफएम का चैप्टर है जिसमें बॉन्ड वैल्यूएशंस और आपने लैम्डा कैलकुलेशंस, इसके अलावा बीटा कैलकुलेशन, सिस्टमेटिक रिस्क, अनसिस्टमेटिक रिस्क के क्वेश्चन है। जिन बच्चों ने एफएम पढ़ रखा है उनसे वो चैप्टर आराम से बनेगा ही बनेगा। तो ये चैप्टर है बेटा जो आपको पढ़ के जाना है। तो ये था बेटा हमारा सिलेबस ऑफ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। अगर आप इतना भी पढ़ के जाते हो तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आपके 100 में से जो मेरा वाला पार्ट था 80, उसमें से 70 मार्क्स तो आराम से आएंगे अगर आप इतना भी पढ़ के जाते हो। तो 10% मार्क थ्योरी के हैं जो एएस इंडीएस के हो सकते हैं वो इधर उधर हो, बाकी मान के चलना 70% पेपर आपका सही जाएगा। आई होप, मैं उम्मीद करूंगा बच्चों कि आप बहुत अच्छे से एक पेपर दोगे और हाईएस्ट मार्क लेके आओगे। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।